आज की तारीख में जाति अगर बड़ा मुद्दा है भारतीय राजनीति में तो उसका सबसे बड़ा कारण आरक्षण है। आरक्षण नहीं होता तो शायद जाति मुद्दा ही नहीं होती। जातिवाद या फिर पिछड़ापन ये एक सोशल प्रॉब्लम है और आरक्षण जो है वो एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन है। तो आप सामाजिक एक घाव है उसका राजनीतिक मलहम चिकित्सा नहीं कर सकते। रिजर्वेशन जो है वो नेताओं के लिए एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम था जिसका उन्होंने पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकाला। ये पॉलिटिकल रिजर्वेशंस हैं, इसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि अगर ये 10 साल से ज़्यादा चलाने की आवश्यकता पड़ती है तो मैं मानूंगा कि रिजर्वेशन का औचित्य ही असफल हो गया। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट है, अब उसमें भी रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया जा चुका है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोई इसके लिए ऑफिशियल ऑर्डर पास नहीं हुआ है। और सिर्फ रिजर्वेशन नहीं, धर्म के आधार पे भी। पहले तो ये अस्मिता का युद्ध है, आइडेंटिटी वॉर। जो आपको ये कमर में झाड़ू और गले में ये हाड़ी वाली बात है ना, इट वॉज नॉन एग्जिस्टेंट, ये है ही नहीं, ये कहीं नहीं है। देखो ना, दिलीप मंडल जैसे लोग आके बोल रहे हैं ना कि उसने कई कहानियां पैदा की और ऐसे लोग दुर्भाग्य से अब सरकार के का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ऐसे रचयिता जो हैं इस एट्रोसिटी लिटरेचर के, जो उसके मानस और रामायण और तरह तरह के वर्जन जो उन्होंने अपने क्रिएट किए हैं, इन लोगों के कारण अधिक समस्या हो रही है। जब सूफिया पठान जी जब अध्ययन करती हैं कि कास्ट एट्रोसिटीज का आधुनिक रूप, तो उसमें जो आंकड़ा निकल के आता है कि जो ये ब्लेम करते हैं कि सवर्ण और दलित के बीच में ये हो रहा है, तो वो आंकड़े निकाल के आपको बोलते हैं कि 70 से 80% तो ये आंकड़े ही गलत हैं। वेस्ट बंगाल में ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समाज के लोगों को ओबीसी आरक्षण का बेनिफिट दिया जा रहा है, उनकी जातियों को जोड़ा जा रहा है। ये हमारे दिमाग से जाना चाहिए कि हम इस जाति में पैदा हुए, इस कारण से हम है ही हैं, हम तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। उसमें स्वाभिमान आना चाहिए व्यक्ति में कि तुमको भी भगवान ने उतना ही माथा दिया, चाहे बुद्ध को मानो, अंबेडकर को मानो, जिसको तुम भगवान मानते। क्षमा चाहता हूँ कि अगर आप यू फील ऑफेंडेड एटसेट्रा। I am not offended at all. I thought But if I firmly believe कि Ambedkar's Buddhism has nothing to do with Gautam Buddha. तो मुझे लगता है कि रिजर्वेशन जरूर एक इशू है, पर हम लोगों को इसको एक बहुत मैच्योर ढंग से एज अ सोसाइटी, एज अ क्लास इसको देखना है और इसका इवैल्यूएशन करना है। My honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand as a Brit would say. राउंड टेबल के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आप सबको नमस्कार, प्रणाम। 1.25 घंटे का सेशन है, 4 स्पीकर्स हैं। आप अविनाश धर्माधिकारी जी, ये आईएएस बनने से पहले पत्रकार थे और इन्होंने बीच में ही नौकरी छोड़ दी और ही थिंक्स कि इस समाज की बेहतर सेवा कर सकते हैं और इन्होंने किया भी है। विष्णु शंकर जैन जी, बस एक ऐसे हिंदू योद्धा जिनके हाथ में बस तलवार नहीं है, बाकी सब कुछ है। अजीत भारती इनकी ज़बानी तलवार है। और मैंने सोशल मीडिया पे आज तक सिर्फ एक आदमी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, पंकज सक्सेना। ये आने वाले सालों में पढ़ाए जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ में। तो पहले एक इंट्रोडक्टरी एक राउंड कर लेते हैं। अविनाश सर, आप ही से शुरू करते हैं। आज की तारीख में जाति अगर बड़ा मुद्दा है भारतीय राजनीति में तो उसका सबसे बड़ा कारण आरक्षण है। आरक्षण नहीं होता तो शायद जाति मुद्दा ही नहीं होती। तो अब धीरे धीरे अलग अलग स्टेट्स में बढ़ता ही चला जा रहा है और साउथ में तो पहले ही काफ़ी बढ़ा हुआ था। 1992 में इंदिरा साहनी जजमेंट में 50% तक रिस्ट्रिक्ट करने की बात थी, पर उसके कहीं आगे जा चुका है। तो आपके ओपनिंग व्यूज सर। सबको प्रणाम। मैं मानता हूँ हम सभी एक ही कार्य में सहयोगी हैं और ये कार्य आने वाले दिनों में, सालों में बहुत बड़ी सफलता तक बढ़ने वाला है। आरक्षण और इस सत्र का जो विषय है उसके बारे में शुरू में मैं 2 मुख्य मुद्दों को सामने प्रस्तुत करूंगा। एक है, या तो संविधान की जो मूल भूमिका है आरक्षण के पीछे, वो है
हमारे समाज का, संस्कृति का शायद वो हिस्सा जिसे किसी वक्त समान संधि से वंचित रखा गया, तो अब उनको मौका मिले, उसके पीछे भी धारणा है रिजर्वेशन is not an alternative to merit, reservation is an opportunity to achieve merit. ये तो खुद संविधान में भी लिखा है कि पूरा आरक्षण नीति पर जो अमल करना है विदाउट डेट्रीमेंट और एडवर्स इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी, मेरिट, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी एक्सेट्रा। दुख की बात यह है कि ऐसा सबकॉन्शियस लेवल पे कहीं कहीं समझा गया कि जैसे अब रिजर्वेशन है तो मेरिट की क्या ज़रूरत है। अब फिर जहां वो 50% की लाइन आ गई, वो भी पहले है स्टेट ऑफ बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। ये 1955-56 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि आरक्षण 50% क्रॉस नहीं हो सकता है। इसके जो कुछ बीज संविधान में छिपे हुए हैं कि पार्ट 3 में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण है, और उसी पार्ट 3 में पहले आर्टिकल 15, 16, 17 के बीच लिखा गया है कि इसी तरह से सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जितनी गहराई में अब आने वाले समय में हम भी जा सकते हैं, शुरू में मैं इतना ही कह रहा हूँ कि इसमें कहीं कास्ट शब्द का उपयोग है ही नहीं, क्लास कहा गया है। जो पूरा चाहे सोशोलॉजी हो, विचार की पद्धति हो, इसमें एक बुनियादी फर्क है। पर अब तो वातावरण ऐसे निर्माण हो गया कि हर वर्ग जो होगा, एक तरह की होड़ सी लगी है कि हमें भी बैकवर्ड क्लासेस डिक्लेयर कर दो और हमको रिजर्वेशन दे दो। जैसे कि ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि सभी समस्याओं का हल मात्र उस रिजर्वेशन में है। हम ये समस्या हरियाणा में देख रहे हैं, राजस्थान में देख रहे हैं, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है। तो जो ये अपने आप को बैकवर्ड क्लासेस कहलाने की जो होड़ चली है, अब जिसके अनुपम जी ने जिसकी तरफ निर्देश किया, इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर वो मुद्दा दोहराया कि 50% क्रॉस नहीं हो सकता है। कहा जाता है उसमें तमिलनाडु एक अपवाद है, उसकी वजह अलग है, समय के चलते अभी मैं इस पर समय नहीं दूंगा, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी मुद्दा प्रलंबित है। तो मुझे तो लगता है कि अब बहुत सारी गहराइयों में जाके इस नीति के बारे में सोचना पड़ेगा। उसके लिए समाज के सारे हिस्सों को विश्वास में लेना पड़ेगा। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग से कुछ दिशाओं का निर्देश किया है, जो आगे जैसे भी समय मिलेगा मैं कहूँगा। पर जो मैं दूसरी मुख्य बात कह रहा हूँ कि अब ये आरक्षण की मांग फिर से धर्म के आधार पर आरक्षण तक पहुंची है कि अब फिर एक बार मुस्लिम और क्रिश्चियन तबके ने देश के अलग अलग हिस्से में कहना शुरू कर दिया है कि हमें भी आरक्षण चाहिए। ये जो डिवाइड एंड रूल की नीति थी, 1909 में मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म में ब्रिटिशों ने जानबूझ के शुरू की। उसी इस्लामिक अलगाववाद की वजह हमारे देश का विभाजन भी हुआ, खून खराबा भी हुआ, और हम उसकी कीमत आज तक चुका रहे हैं। इतना ही नहीं, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम करना शुरू कर दिया, तब धर्म के आधार पर आरक्षण था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सोच समझ के उस पर विचार विमर्श करके उसको कैंसल कर दिया। लेकिन ये जो कथित जनतंत्र की नीति है, चुनावों की राजनीति है, वोट ब्लॉक की राजनीति है, उसके चलते अलग अलग हिस्सों में अब फिर वो मांग आगे आना शुरू हो गया है, जिनको ये जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस भी नाम है, जिनकी राजनीति उस रास्ते पर चलती है। अब उन्होंने मांग करना शुरू कर दिया है कि फिर एक बार मुस्लिम और क्रिश्चियन को आरक्षण हो, उसमें भी और कि दलित क्रिश्चियन नाम की कैटेगरी, कि पहले कन्वर्जन भी कर लो और फिर कहो नहीं ये दलित है, इनको आरक्षण चाहिए। तो ज़रूरी यह है कि पूरी आरक्षण नीति के बारे में गहराई में जाके मूलगामी जो भी आने वाले सालों में देश को जो सही रास्ते पर ले जाए, ऐसे नीतियों पर गौर करके अमल हमें करना पड़ेगा। धन्यवाद।
जैसा हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब ने कहा कि आरक्षण में सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए। आरक्षण में सब क्लासिफिकेशन का तात्पर्य सब सैकड़ों जातियां हैं शेड्यूल कास्ट में। ऐसे ही अभी जैसे अविनाश सर ने कहा कि ओबीसी में सी इज़ फॉर क्लासेस, सी का मतलब क्लास ना कि कास्ट, लेकिन शेड्यूल कास्ट में कास्ट है, उसका नाम ही है शेड्यूल कास्ट। तो उसमें कुछ जातियां ओबीसीज़ में, कुछ जातियां शेड्यूल कास्ट में, उन्होंने रिजर्वेशन बेनिफिट्स इतने ज़्यादा ले लिए हैं कि 95% ऑफ द कास्ट पीछे छूट गई। उनको मतलब ऐसी ऐसी जातियां हैं जिनके ख़ानदानों में किसी को रिजर्वेशन बेनिफिट देखने को भी नहीं मिला। तो अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनली और सुप्रीम कोर्ट में आप कैसे देखते हैं और हाउ आर वी गोइंग अबाउट इट? विष्णु सर। देखिए, आप सभी को नमस्कार सबसे पहले। और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सोशल फैब्रिक से जुड़ा हुआ टॉपिक है, क्योंकि मुझे लगता है हम सारे लोग यहाँ पे आज जो बैठे हैं, कहीं ना कहीं हम सारे लोगों ने मंडल कमंडल का वो पूरा तूफान देखा है। और आज भी उसी डिबेट में हमारा समाज जूझ रहा है। तो मैं इसके कुछ लीगल पर्सपेक्टिव और सोशल पर्सपेक्टिव रखना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर सनातन हिंदू दर्शन देखा जाए या हमारी जो मूलभूत थीम देखी जाए, तो हमारे यहाँ कभी भी वर्ण व्यवस्था रही है, जाति व्यवस्था नहीं रही है। चातुर्वर्णम माया सिस्टम, ये हमेशा हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में कहा गया है। पर अपवाद स्वरूप कालांतर में हर समय हर बात उस समय की देश काल राष्ट्र की परिस्थिति को देखते हुए की जाती है। और इस बात से भी हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं कि समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसके साथ जातियाँ हुई, समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसके साथ प्रताड़ना हुई, समाज का एक ऐसा वर्ग है जिनको मेन स्ट्रीम में नहीं लाया जा पाया। और आज भी वो कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी काफ़ी हद तक समाज की जो मुख्य धारा है उसमें नहीं जुड़ पाए हैं। तो आपका जो आज का टॉपिक है रिजर्वेशन अबव 50%, गुड बैड और अगली, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे। जनरली हम लोग ये समझते थे कि रिजर्वेशन सर्विसेज में है, चाहे जो पब्लिक सर्विसेज है उसमें रिजर्वेशन है या स्टेट सर्विसेज है उसमें रिजर्वेशन है। पर एक नई बात मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे बताना चाहता हूँ। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट है, अब उसमें भी रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोई इसके लिए ऑफिशियल ऑर्डर पास नहीं हुआ है। और सिर्फ रिजर्वेशन नहीं, धर्म के आधार पे भी, अगर माइनॉरिटी के आधार पे भी कोटा देके उनको कंसिडर करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजशिप के लिए कंसिडर किया जा रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, कोलिजियम की प्रोसीडिंग देखेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि इतने लोगों को अभी हाल फिलहाल में करीब 40 से ऊपर लोगों को हाई कोर्ट जज बनाया गया। तो हमेशा से था, मैंने देखा हमेशा जब अब वो डिक्लेयर कर रही है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन पहले भी जब लिस्ट बनती थी तो सबको रिप्रेजेंटेशन दिया जाता नहीं, था। कोई फॉर्मल ऑर्डर नहीं था, अभी फॉर्मल ऑर्डर है, यही मैं बता रहा हूँ कि पहले था कि अच्छा कोई आदमी किसी एक कैटेगरी से आ रहा है, कम्युनिटी से आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं जैन हूँ, तो जैन को आपने माइनॉरिटी का दर्जा दे के उनको आपने सीधे हाई कोर्ट जजशिप के लिए कंसिडर कर लिया। ये चीज़ पहले नहीं होती थी, पर अभी जो है ये एकदम ऑफिशियली हो रही है और ओपनली हो रही है। और इसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया हुआ है, वो याचिका आएगी। तो पॉइंट इन इशू में ये बात बताना चाहता, पहले क्या होता था, घोषित रूप से किसी को अगर कोई SC/ST कम्युनिटी से आ रहा है या माइनॉरिटी कैटेगरी से आ रहा है तो उनको कंसिडर कर लेते थे, पर अभी ओपनली कंसिडर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसको हम लोग को एड्रेस करना है। पर फिर से टॉपिक पे आ जाते हैं कि क्या रिजर्वेशन की ज़रूरत आज के परिप्रेक्ष्य में है कि नहीं है। उस पर मैं कुछ आपके सामने पहलू रखना चाहूँगा, उसके बाद निर्णय हम सब को अपने हिसाब से अपनी ओपिनियन फॉर्म करनी है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस समय जो परिस्थितियाँ हैं, जो अभी बांग्लादेश में हुआ, हम सब लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में जब वहाँ पे हिंदुओं का नरसंहार किया गया तो किसी ने ये नहीं देखा कि कौन जैन है, कौन ब्राह्मण है, कौन SC है, कौन ST है, और किस तरह से वहाँ पे रेप किया गया,
मंदिर तोड़े गए, एथनिक क्लेंजिंग की गई। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो वरिष्ठ सीनियर एडवोकेट हैं उन्होंने ये भी कहा कि इस देश में बांग्लादेश जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि रिजर्वेशन ज़रूर एक इशू है, पर हम लोगों को इसको एक बहुत मैच्योर ढंग से एज अ सोसाइटी, एज अ क्लास इसको देखना है और इसका इवैल्यूएशन करना है। मैं बस और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं इस समय जो खतरा चल रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारा समाज, हम सारे लोग एक ऐसी जगह पे फंस जाएं जहाँ पे आपस में इतना डिवीजन क्रिएट हो जाए कि जो एक एक्सटर्नल थ्रेट हमारे सामने इस समय मौजूद है उसको शायद हम लोग डील ना कर पाएं। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये विषय है। विष्णु जी का कहना है कि हमें देखना है कि आरक्षण के आधार पर हिंदू समाज का विभाजन ना हो जाए, पर मेरा मानना है कि इसका पर्पज़ ये है विभाजन करना। इसको इस तरह प्रमोट किया ही जा रहा है इस नीयत से कि हिंदू समाज में ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक विभाजन हो सके। अजीत भारती पे चलते हैं। मैं पहली बार आया था जयपुर डायलॉग से पिछले साल अजीत, तो मैंने पहला सवाल ये पूछा कि अजीत भारती यहाँ क्यों नहीं। बहुत इस बार संजय दीक्षित जी से मैं 151 रुपया दक्षिणा लेके आया हूँ। तो जिस बार ना दें हमसे आप 501 ले लीजिएगा, आइए ज़रूर। इनकम भी अच्छा, अजीत भारती बिहार से आते हैं और आरक्षण और जाति अगर सबसे ज़्यादा कहीं मुद्दा बना हुआ है तो बिहार में। अजीत से हम थोड़ा सा हट के एक सवाल पूछते हैं कि अगर 100 साल बाद अंग्रेज़ों के ज़माने में आरक्षण इंट्रोड्यूस हुआ था जी, और 100 साल बाद भी पिछड़ा बनने की होड़ लगी है, अगर 100 साल बाद भी लोग कह रहे हैं कि और आरक्षण चाहिए, तो अपनी शैली में बताइए कि ये आरक्षण वाली जो स्कीम थी ये सफल कितनी रही। इसमें सबसे फंडामेंटल इशू ये है कि जातिवाद या फिर पिछड़ापन ये एक सोशल प्रॉब्लम है और आरक्षण जो है वो एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन है। तो आप सामाजिक एक घाव है उसका राजनीतिक मलहम चिकित्सा नहीं कर सकते। सोशल प्रॉब्लम का सोशल सॉल्यूशन होता है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम का पॉलिटिकल सॉल्यूशन होता है। रिजर्वेशन जो है वो नेताओं के लिए एक, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम था जिसका उन्होंने पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकाला है। और ये सोशल प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जो आपने एक्चुअल प्रश्न पूछा कि 100 वर्ष बाद ही, ये गजब है। ये मुझे लगता है दिस इज़ वेरी इंट्रिंसिक एंड मतलब अंतर्निहित है हमारे समाज में। ये साउथ एशिया बोल लो या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोल लो, जहाँ स्वयं को हीन बताने के लिए लोग आंदोलन करते हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि पूरे दुनिया में कहीं पे भी होगा। अश्वेतों के साथ होता था भेदभाव। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम गोरे लोगों के साथ उन्हीं नेबरहुड्स में रहेंगे, उन्हीं स्कूलों में जाएंगे, उन्हीं शिक्षकों से पढ़ेंगे, एंड वी विल बीट यू एट इट। वो कभी ये विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे थे। यहाँ पे एक फ्लॉड आर्ग्यूमेंट के साथ एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई जिसमें कुछ जातियों का वर्चस्व आज भी दिख रहा है। जो विष्णु जी से आपने प्रश्न पूछा कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ जो कास्ट हैं जिसके ऊपर अभी लगातार बोला जा रहा है सब कैटेगराइजेशन की बात, कि हम जो है कोटा विद इन कोटा की एक अवधारणा लेकर के आए, और इससे होगा कुछ नहीं है 70 क्या 170 साल तक। क्योंकि जब आपने भीतर से यह मान लिया है कि मैं, राजस्थान की बात है, यहाँ पे नेगेटिव में नंबर लाने वाले मैथ्स के टीचर बने हैं, नेगेटिव में नंबर लाने वाले मैथ्स के टीचर बने हैं। 0 नंबर लाके डीयू में कोई व्यक्ति पीएचडी कर रहा है इन मैथमेटिक्स। हाउ कैन यू जस्टिफाई इट? शिक्षा में आप ऐसा कर कैसे सकते हो जो आपके समाज की का भविष्य जो है वो तैयार कर रहा है? तो ये कभी एंड नहीं होगा, क्योंकि ये सोशल से ज़्यादा अब इंडिविजुअल में यह घर कर गया है कि हमारा राइट है और वो डिवाइन राइट है, एंड नोबडी कैन टेक अवे विथ इट दिस फ्रॉम मी। और उसका एक कारण यह भी है कि एक्चुअल में मुझे अगले 100 सालों में भी ये स्वयं से ही जाता दिखता है। कोई भी पॉलिटिकल क्लास इसको टच करेगा भी नहीं, टच करेगा
लेकिन ऊपर ले जाने के लिए उसको 60%, 70, 80, 85 करने के लिए उसके जस्टिफिकेशंस आएंगे। ये हमारे आपके जीवन काल में मुझे लगता है कि 75 और 80% आरक्षण हम देखेंगे। और जीवन काल भी मैं 50 साल आगे की बात नहीं कर रहा हूँ, वी विल सी इट विद इन आई थिंक 10 ईयर्स। ऐसा मुझे होता हुआ दिख रहा है। संजय दीक्षित जी भी अभी भी ऑडियंस में आ गए हैं और अजीत ने बताया संजय सर कि इस बार आपने उनको 251 रुपए दक्षिणा दी इसलिए वो आए। 151, उसमें भी उनकी टीम ने कहा कि उनके पास 51 नहीं है, 100 रुपये में आप काम चलाइए। ये लिखा हुआ है भाई, ये ट्विटर पे जाके आप। पंकज सक्सेना जी, अभी अविनाश सर ने भी कहा और अजीत ने भी कहा कि अत्याचार हुआ या कुछ बुराइयां हुई हैं। एक बात, चूंकि आपने सनातन को बहुत स्टडी किया, आपने टेम्पल्स को बहुत स्टडी किया है, एक बात जो मुझे हमेशा परेशान करती है बल्कि विस्मित करती है, भारत में अलग अलग समय अलग अलग यात्री आए। चाइना से आए, हिंसांग आए, फाहेन आए, मिडिल ईस्ट से आए, फरिश्ता, इब्ने बतूता, और पीछे चले जाइए ग्रीक, पेगस्ट्रीज, किताब लिखी इंडिका। पर अंग्रेज़ों के आने के पहले एक भी राइटर या एक भी ट्रैवलर ने दलितों के ऊपर अत्याचार का एक भी वर्णन नहीं किया। तो ये सारा जितना नैरेटिव है ये अंग्रेज़ों के आने से, मतलब सारा अत्याचार दलितों पे सिर्फ क्या अंग्रेज़ों के आने के बाद हुआ? पंकज जी। जी धन्यवाद अनुपम जी। मैं जो आपने जो प्रश्न पूछा है तो उसके बाद आपने बताया कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस है, तो इसको मैं पहले ही क्लियर कर दूं, इसको हम एविडेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ दैट एक्ट हम ऐसा नहीं ले सकते कि अंग्रेज़ों ने अगर उल्लेख नहीं किया तो इसका अर्थ ये नहीं कि हुआ ही नहीं होगा। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जिस स्तर पर उन्होंने बताया, जिस तरह की उन्होंने कथा कही, वो नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने इतिहास में जाके देखें तो कई बार जो धार्मिक आंदोलन हुए हैं, एक अरविंद नीलकंठन बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हमारे सनातन समाज ही, हिंदू समाज ही एक ऐसा समाज है जिसमें सुधार हमारे धर्म के और समाज के अंदर से ही आता है। वरना आप पूरे विश्व को अगर आप देखें तो सुधारवादी जो होते हैं वो आपके धर्म के घेरे, धर्म नहीं रिलीजन के घेरे के बाहर खड़े हैं और आप रेजिस्ट करते हैं और बाहर से वो दीवार तोड़कर एक तरह से बड़ा युद्ध होता है, उसमें बहुत हिंसा भी होती है और उसके बाद सुधार होता है। परंतु हमारे समाज में सुधार अंदर से ही होता रहा है। तो अगर आप मध्य युग का इतिहास देखें तो इसमें बहुत सारे आपको ऐसे संत और धार्मिक आंदोलन मिलेंगे जिसमें जिन समाजों के संग ऐसा लगा है कि कुछ बुरा हुआ है तो उनका उत्थान किया है, परंतु उसका जो मॉडल रहा है वो ये है कि उनको धर्म के और निकट ले जाकर उन्होंने किया है। जिस तरह का बात जो अंग्रेज कर रहे हैं, मैं जो आप बोलते हैं उसका मैं एक उदाहरण खास तौर से अनटचेबिलिटी। जी तो उस जी छुआछूत की जब आप बात करते हैं तो जिस तरह से अंग्रेजों ने जो कथा कही है उसका मैं एक केस स्टडी लूंगा। देखिए आजकल मैं पिछले 1.5 साल से और अगले 2 साल तक उत्तर पूर्व में जा रहा हूँ, उसका अध्ययन कर रहा हूँ, तो आप पूछेंगे कुछ भी मैं उत्तर वहीं से दूंगा। तो कल भी मैंने यही किया था, आज भी मैं यही करता हूँ। तो वो एक केस स्टडी की तरह आप उसको स्टडी कर सकते हैं। जो हम आरक्षण की बात आज हम कह रहे हैं उसके 2 मुख्य उसमें बड़ी समस्याएं हैं, उसको हमें समझने का प्रयास करना पड़ेगा। पहले तो ये अस्मिता का युद्ध है, आइडेंटिटी वॉर है। क्योंकि अंग्रेज़ों को एक बड़ी समस्या थी, जब ये यूरोपीय आधुनिक सभ्यता भारत में आई तो इनको मल्टीपल लेबल से, मल्टीपल आइडेंटिटीज से बड़ी समस्या थी कि एक किसी व्यक्ति या समुदाय के कई अस्मिताएं हो सकती हैं। इससे उनको बहुत परेशानी थी। उनके लिए हर किसी की केवल एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, जैसा उनका जो रिलीजन है कि आप आइदर यू आर दिस और दैट, तो आइडेंटिटी भी आपकी ये होनी चाहिए और कोई दूसरी नहीं होनी चाहिए, और उसमें आपको फिक्स होना चाहिए जिस प्रकार से या तो आप अप्रेसर हैं अथवा आप अप्रेस्ड हैं। तो यह कोई डिनाई नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता कि कुछ समुदायों के संग हमारे समाज में बुरा हुआ है। यह भी हम नहीं कह सकते कि कुछ ऐसे समुदाय होंगे, हो सकता है कि उन्होंने बुरा किया हो। परंतु अंग्रेज जो ये कल्पना उनसे छूट गई कि मुख्यतः 90% समाज और समुदाय भारत में ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ शोषण हुआ भी है और उन्होंने शोषण किया भी है। तो आज जो जब सूफिया पठान जी जब अध्ययन करती हैं कि कास्ट एट्रोसिटीज का आधुनिक रूप में उसमें जो आंकड़ा निकल के आता है कि जो ये ब्लेम करते हैं कि सवर्ण और दलित के बीच में ये हो रहा है, तो वो आंकड़े निकाल के आपको बोलते हैं कि 70 से 80% तो ये आंकड़े ही गलत हैं। ये तो विद इन ओबीसी या ओबीसी और दलित और इसके बीच में इस तरीके की बात हो रही है। तो ये
आरंभ कहाँ से हुआ? उत्तर पूर्व में अगर आप देखेंगे तो इसका सबसे भयावह रूप आपको देखने को मिलता है, जिसका फाइनल अकम्प्लिशमेंट, उनका जो गोल है, उनका एक लक्ष्य है। देखिए, ये केवल हमें लड़ाने के लिए नहीं किया है, उनका एक बहुत सुंदर लक्ष्य है, उनके रूप से सुंदर लक्ष्य है जो उन्होंने उत्तर पूर्व में प्राप्त कर लिया है। कि आप जब वहाँ उत्तर पूर्व में गए तो नोमैडिक जैसे जिनको वो ट्राइब कहते हैं, तो आज अगर आप पढ़ें तो ट्राइब की कोई अवधारणा, एक तो उसकी कोई परिभाषा नहीं है। ट्राइब को अगर आप परिभाषित करने जाएं तो उसमें इतना आर्बिट्ररी है। मणिपुर में जो अभी जो सब विवाद हो रहा है, तो उसमें मैतेई ट्राइब क्यों नहीं है और कुकी या नागा ट्राइब क्यों है, बहुत आर्बिट्ररी कारण है कि वो पहाड़ पर रहने वाले ट्राइब हैं और जो समतल मैदान में रहने वाले हैं वो ट्राइब नहीं है। अब ये कैसा क्राइटेरिया हुआ? जब आप मेनलैंड, सो कॉल्ड मेनलैंड इंडिया में आएंगे तो ये क्राइटेरिया काम नहीं करता। फिर भील को आप कैसे एसटी में ले सकते हैं, या भिलाला को कैसे ले सकते हैं, ऐसे समुदाय को कैसे ले सकते हैं? अंत में उनका एक बात पर वो ये अटकते हैं कि ये ऐसे समुदाय हैं जो हिंदू नहीं थे और कालांतर में दुष्ट ब्राह्मणों ने उनको हिंदू, इनके ऊपर ये आइडेंटिटी थोप दी। ये क्राइटेरिया इज द ओनली क्राइटेरिया। अगर आप ये सीरियस एकेडमिक बुक्स आप पढ़ें तो उसमें है। अब ये आइडेंटिटी वॉर, जैसे जो अजीत भाई ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, मैं उससे ये समाप्त करता हूँ कि जब ये आप आइडेंटिटी वॉर्स पे आप छोड़ देते हैं, कभी इसका अंतहीन क्यों है? ये उत्तर पूर्व में हुआ क्या कि जब ट्राइब उन्होंने फिक्स की कि आप इस पहाड़ी पर रहने वाले हैं तो आप ये ट्राइब हैं, आपका ये नाम है। मिजो नाम भी नहीं था, जो आज मिजोरम है, जो प्रजाति थी वो अपने आप को मिजो नहीं कहते थे। वो सामने वाली पहाड़ी पर जो गांव हैं उनके अटैक करते थे, उनसे लड़ाई करते थे। अब उनको बोल दिया कि आप एक ट्राइब हैं और आप मूव नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी समस्या अंग्रेजों की थी ये कर वसूली वाली। ये वसूली भाई थे। तो वसूली के लिए आपको क्या करना है कि हर वर्ष अगर आप जाएं, इस वर्ष मैं इस मोहल्ले में गया, मैंने कर वसूली किया, अगली बार ऑफिसर की समस्या क्या है कि वो वहाँ गया, वो ना वो समुदाय वहाँ दिख रहा है उसको, वो लोग कहीं और चले गए, कोई दूसरा समुदाय वहाँ के वहाँ रहने लगा। उत्तर पूर्व का तो भूगोल ही ऐसा है कि ब्रह्मपुत्र चर वहाँ पर द्वीप बनाते हैं। हर बार बाढ़ आती है, नया द्वीप बना, उस पर कुछ समुदाय रहने लगे, अगली बार बाढ़ आई, वो द्वीप वहाँ से चला गया, कहीं और द्वीप बन गया, कोई और समुदाय बन गया। तो इन्होंने फोर्स किया लोगों को एक जगह पर रहने में। अब उसमें कर वसूली के लिए आप सबसे तो कर वसूलेंगे नहीं, तो उन्होंने हर गांव का, हर समुदाय का एक कर का निर्धारित किया कि 10,000 यहाँ से आने हैं। उसके लिए लिएजॉन कौन है? एक ऑफिसर होगा। तो उन्होंने उन्हीं की ट्राइब में से एक व्यक्ति चुना कि इससे हम लिएजॉन करेंगे। अगर आप देखें उससे क्या हुआ कि ये क्रीमी लेयर की जो बात होती है आरक्षण में भी, वहाँ पर भी अगर आप नागालैंड में अभी जाएंगे, बड़ी विचित्र समस्या है कि सबसे ज़्यादा सब्सिडी अगर भारत में मिल रही है तो नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, इन राज्यों को मिलती है। और अगर आप उनकी समस्या देखेंगे, वहाँ पर अंदरूनी क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ इतनी गरीबी है, रोड है ही नहीं। वो पैसा जाता कहाँ है? वो पैसा कुछ नेताओं में, वो जो क्रीमी लेयर है उन तक आके रुक जाता है। अब कांग्रेस ने भी इसको क्यों जारी रखा, इसको क्यों आगे बढ़ाया? क्योंकि बहुत आसान है एक या दो व्यक्तियों से डील करना, लेकिन ये बहुत कठिन है कि व्यापार लाना, सबको समान स्तर पर लाना, सब में समृद्धि फैलाना। तो उनके लिए कॉलोनियल दृष्टि से, उपनिवेशवादी दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो यह व्यवस्था आपके लिए बहुत सुविधाजनक है। यही व्यवस्था जो वहाँ पूरी तरह उसका फल उन्हें मिला। और जब इतनी लड़ाई होती है, इसमें आइडेंटिटी वॉर्स, इतने अस्मिता की जो लड़ाई है वहाँ इतनी तेज है कि वहाँ अगर दो गाड़ियों में टक्कर होती है और अगर दोनों कुकी हैं तो कोई लड़ाई नहीं होगी, लेकिन एक मैतेई कुकी है तो उनके बीच में लड़ाई होगी। ये मेनलैंड, जो सो कॉल्ड मेनलैंड इंडिया है, यहाँ पर सनातन, मेरे गुरु एक फ्रेज यूज़ करते हैं, सनातन धर्म की सब्सिडी। यहाँ सारी राजनीति हमारे धर्म को तोड़ने के बाद भी, अस्मिता के युद्धों के बाद भी ऐसा अभी तक इतना नहीं हो पाया, क्योंकि सनातन धर्म का जो मनस है उसने लोगों को राइट्स के लेवल तक बहुत कम समय में हम गए हैं। लेकिन ये अब इरोड हो रहा है। और जो अब हिंदू यूनिटी की तरफ भी जो बढ़ रहे हैं, और जो आप देखते हैं राहुल गांधी, कांग्रेस और बाकी सब जो पार्टीज़ भी हैं जो जाति के ऊपर बार बार, और वो एगॉन करते हैं जो रूलिंग पार्टी उनको भी कि आप भी इसी ओर जाएं, उसका लक्ष्य ये है कि हम टुकड़े टुकड़े में बट जाएं, आइडेंटिटी के अलावा आपके पास कुछ ना बचे। और इन वॉर्ड्स में फ़ायदा किसका होता है? जब ऐसे वॉर्ड्स होते हैं तो चर्च आती है और दोनों समुदाय के पास जाती है और कहती है कि हम आपको समर्थन करेंगे, सरकार तो आपके ऊपर अत्याचार करती है। और इसी तरह से उन्होंने नागालैंड को 100% कन्वर्जन किया, मिजोरम को कन्वर्जन किया, और यही खेल वो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में करने वाले हैं। तो ये जो अजीत भाई ने कहा कि ये समस्या ऐसे सॉल्व नहीं होगी, लेकिन समस्या सामाजिक है। हम गलती क्या करते हैं कि एक और हम रिजर्वेशन का जो पॉलिटिकल जो शक्ल है उसकी, वो तो खराब है, पर कई बार हम उसका विरोध करने में ये कह देते हैं समाज में कोई समस्या ही नहीं है। अगर आप समाज में जाएंगे तो आप मना ही कर ही नहीं सकते कि ये समस्या अभी भी समाज में बहुत है। तो लेकिन इसका सलूशन समाज में ही ढूंढना है, राजनीति से नहीं होगा, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। Good.
अविनाश सर, अभी पंकज जी ने कहा कि या आप ऑपरेसर हो सकते हैं या ऑपरेस्ड, यानी या आप शोषक हो सकते हैं या शोषित। आप दोनों कार्ड कैसे खेलते हैं? जैसे चूँकि आप महाराष्ट्र से आते हैं और हमें तो सब बचपन से ही बताया गया कि महाराष्ट्र मतलब मराठा, महाराष्ट्र मतलब शिवाजी, मराठा शासक, और आज वही मराठा रिजर्वेशन मांग रहा है और उसको रिजर्वेशन देने के लिए 50% की जो एक लिमिट है वो तोड़ी जानी। तो हाउ डू यू सी दैट? ये तो पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं महाराष्ट्र से नहीं हूं, मैं भारतवर्ष से हूं। हाँ, ये ठीक है कि भौगोलिक दृष्टि से महाराष्ट्र में रहता हूं और शिवाजी महाराज की जो विरासत है उस पर तो जितना गर्व करे कम है। और शिवाजी महाराज की विरासत भी मात्र महाराष्ट्र के लिए नहीं है। शिवाजी महाराज की सोच, उन्होंने मराठाओं को जिस काम पे लगाया वो भी था कि पूरे भारतवर्ष के लिए लड़ो। आज भी वही विरासत आगे चलनी चाहिए, उसी को लेके अनुपम जी अभी शायद एक दुखद अंगुली निर्देश कर रहे हैं कि जाति के मतलब से जो मराठा है उनकी अभी मांग है कि हमें भी पिछड़ा वर्ग कहते हुए रिजर्वेशन दे दो। तो जहां मैंने बात शुरू की थी कि हर वर्ग की अब होड़ सी लगी है कि हमें भी पिछड़ा डिक्लेयर कर दो। इसमें अब और एक दो मुद्दे में और थोड़ा क्लियर रूप से बताना चाहता हूँ। ये जो संज्ञा है मराठा, ये बहुत व्यापक संज्ञा है। एक्चुअली ये संज्ञा मात्र किसी एक जाति की तरफ नहीं इशारा करती है। आप हमारा राष्ट्रगीत भी देख लो जो गुरुदेव टैगोर जी ने लिखा, उसमें भी वर्णन है पंजाब सिंध गुजरात मराठा, मराठा कंट्री, मराठा टेरिटरी, डेक्कन। ये जो जाति का अर्थ है उसमें है ही नहीं। आपको मैं एक शिवाजी महाराज के समकालीन, जिनसे शिवाजी महाराज का रिश्ता बहुत ही गहरा था, ऐसे महान संत समर्थ रामदास, उनकी भी एक पंक्ति ओरिजिनल पहले मराठी में बताता हूँ। यह उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को लिखा हुआ एक पत्र है। उसकी पंक्ति है, मराठा तितुका मेळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा जिकडे तिकडे। इज टेलिंग छत्रपति कि आपका काम क्या है? यूनाइट मराठा, यूनाइट ऑल दोज हु आर मराठाज एंड इंक्रीज एंड एक्सपांड, ही कॉल्स इट महाराष्ट्र धर्म। आधुनिक समय में भी बड़े से बड़े इतिहासकारों में, वहाँ इतिहासाचार्य राजवाड़े जी से लेकर के का शताब्दी वर्ष अभी चल रहा है, और कल ने जिनका उल्लेख किया गोस सरदेसाई जी तक, और अभी भी हैं। यहाँ आने से कुछ दिन पहले एक बहुत ही महान इतिहासकार थोड़े अचानक से चल बसे, जो मेरे गहरे मित्र थे। मैं नहीं कह सकता कि उस दुख से अभी मैं भी संवर चुका हूँ। वो थे गजानन राव मेहेंदळे जी। उन्होंने शिवाजी महाराज का इतिहास अंग्रेजी में लिखा है। मैं कह रहा हूँ मराठा ये संज्ञा जो है बहुत ही व्यापक है, उसको जो जातिगत मतलब दिया जा रहा है यही एक बड़े दुख की बात है। अभी जो बात पूरी करूंगा पहले चर्चा सुनने के बाद, और एक दो मुद्दे में थोड़े मैं कह रहा हूं। एक मुझे बहुत ही वेदना के साथ कहना है, हमें जो समस्या सुलझानी है पहले तो उसको नज़र से नज़र मिला के सत्य को पहचानना पड़ेगा। तो अगर हमारे ही जो बांधव हैं उन पर कहीं अन्याय हुआ, उनको वंचित अगर रखा गया, तो हमारी सबकी जिम्मेदारी भी बनती है कि न्याय की स्थापना की जाए। अब जो शत्रु है हमारा, अंग्रेजों का यहाँ उल्लेख हो रहा है, उन्होंने ये देख लिया कि इनको तोड़ने का ये अच्छा साधन है, तो इन्होंने जात पात पे भारतवर्ष को तोड़ने की और भी कोशिश की। मुझे लगता है सभी सवालों जवाबों की दिशा रहेगी
कि हम ये सब जात पात अब ये विसर्जित करके एक रस, जिसे कि बहुत ही बेहतरीन शब्द है समरसता, समरस, समाज कैसे निर्माण हो, मेरिट का संगोपन किस तरह से हो, और अगर अभी चर्चा आरक्षण की नीति पे हो रही है तो आने वाले समय में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए किस तरह के बदल किए जाए। मैं अब दो वाक्यों में दो मुद्दे बहुत बड़े हैं लेकिन मैं थोड़े में कह रहा हूँ। मिसाल के तौर पर एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को तो कम से कम उठाया है, कई साल पहले उन्होंने इसको नाम दिया सिंगल जनरेशन बेनिफिट प्रिंसिपल, कि जिनके लिए आरक्षण की नीति है तो अगर मेरे पिताजी को आरक्षण का फायदा हुआ है तो मुझे खुले संवर्ग में मुझे जो भी अपना गुणवत्ता दिखानी है दिखानी पड़ेगी। दूसरा था जो कि महाराष्ट्र में शाहू महाराज ने आरक्षण की नीति कोल्हापुर संस्थान में शुरू की, लेकिन उनके ओरिजिनल आदेश में ही है जो तत्व है रिजर्वेशन एट एंट्री पॉइंट, प्रमोशंस टू बी मेरिट बेस्ड, के मौका चाहिए, अपनी जो गुणवत्ता है उसका संगोपन कर लो तो ले लो, ये रिजर्वेशन रख लिया, लेकिन आने वाला प्रमोशन तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारा परफॉर्मेंस उसी आधार पर होगी। मुझे लगता है और सारे भी मुद्दे हैं जिनमें इसकी तरफ है, हमको उत्तरों की तरफ बढ़ना पड़ेगा। थैंक यू सर। एक हमारा संविधान, देखिए दो बातें जान लें। पहली बात तो, और विष्णु जी अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप टोक दीजिएगा, पहली बात तो आरक्षण एक फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार नहीं है, ना संविधान में है और सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है। अगर कुछ फंडामेंटल राइट है तो बराबरी का, समानता का अधिकार है। SC/ST के लिए है, SC/ST कैटेगरी आरक्षण, इट इज फंडामेंटल राइट। कृष्ण जी, प्रोविजन है उनके लिए, प्रोविजन है, और पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी 10 साल के लिए था। Reservations for SC/ST is in part 3 of the constitution. Yes. Yeah, therefore it is fundamental right. Okay. Right to equality is also a fundamental right, Avinash sir. एक धर्म के आधार पर आरक्षण दिए जाने का कोई व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है। आप धर्म के आधार, मतलब आप इस्लाम को या क्रिश्चियनिटी को या किसी रिलीजन को आप आरक्षण नहीं दे सकते। लेकिन हमने इसको 2-3 चरणों में देखा। पहले हमने देखा कि आपने ज़्यादातर, आपको मालूम है कि शेख, सैयद, मिर्ज़ा, ऐसे 5-7% लोगों को छोड़ के हिंदुस्तान की 90% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी को ओबीसी डिक्लेयर कर दिया गया। सबसे, अभी देखिए ममता बनर्जी ने 76 ओबीसी लिस्ट निकाली, उसमें 72 या 73 मुस्लिम कास्ट थी। कर्नाटक एक कदम और आगे गया, उसने कहा कर्नाटक में जितने मुसलमान रहते हैं सब ओबीसी। तो विष्णु सर, इसको कैसे देखते हैं आप? ये तो आप सीधे सीधे आप आरक्षण को ब्रीच कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बात पूछी है। और अगर कोई इंदिरा साहनी के केस का अध्ययन करेगा तो उस समय जो आर्टिकल 15 में शब्द मेंशन्ड है कि राज्य जो है या केंद्र जो है वो किसी भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन के लिए कानून बना सकती है। तो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड को निर्धारित करने के लिए ओबीसी कमीशन बनाया गया आर्टिकल 340 में। और जब उस ओबीसी कमीशन में जितने लोग थे जिनको उस समय कमीशन हुआ था, देखा गया कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, तो उनको उस समय रिजर्वेशन की सूची में उनको जोड़ा गया। अब कालांतर में एक पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए या वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरह से सिचुएशन डेवलप हो गई है कि जैसे कि अभी आपने वेस्ट बंगाल की बात कही हो, मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। वेस्ट बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोगों को ओबीसी आरक्षण का बेनिफिट दिया जा रहा है, उनकी जातियों को जोड़ा जा रहा है। अगर आप मंडल कमीशन के केस का अध्ययन करेंगे तो जो लोग टीवी में आके हम लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं, अगर आप उस केस का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुस्लिम समाज के अंदर कितनी जातियां हैं। मुस्लिम कायस्थ अलग अलग तरह से, ऐसे उनकी पूरी एक जातियों का विवरण मंडल कमीशन के केस में, इंदिरा साहनी के केस में मेंशन्ड है। कायस्तों को हिंदुओं में आरक्षण नहीं मिलता, कायस्तों को मुसलमानों में ओबीसी आरक्षण मिलता। जी, तो सब प्रयास तो पूरा किया था पर हुआ नहीं।
नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रयास नहीं था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट जरूर दाखिल हुई थी, पर वो शरारती थी। हरिजो तो सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज की डेट में ये जो हमने एक विंडो खोल दिया है ओबीसी आरक्षण का, और इस पे काफ़ी हद तक सुदर्शन चैनल ने एक यूपीएससी जिहाद के माध्यम से उन्होंने इस पे एक शो भी किया था, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने रोक लगा दी और बाकी के 6 एपिसोड आ नहीं पाए। उसमें सबसे एक जो मूलभूत मुद्दा था वो ये था कि जो मुस्लिम समाज के लोगों को ओबीसी आरक्षण मिल रहा है उसके खिलाफ हमारा विरोध है और उसको पूर्णतः समाप्त होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा समाज है जो जातियों में विश्वास ही नहीं करता है। तो अगर जातियों में विश्वास नहीं करता है तो इनको ओबीसी आरक्षण मिलना ही नहीं चाहिए। तो ये बात वहीं पे दब गई, ये एक नेशनल फोरफ्रंट में आ नहीं पाई। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, और जिस तरह से आज वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए आज आरक्षण दिया जा रहा है और लिस्ट बढ़ाई जा रही है ओबीसी की, हमने एक ऐसा विंडो ओपन कर दिया है कि कुछ समय में ये जो एक नैरेटिव है जिसकी जितनी भागीदारी जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, ये नैरेटिव आप देखेंगे आगे आने वाले समय में उभरेगा। और इसीलिए मैं बात कह रहा हूँ कि रिजर्वेशन पे जब हम लोग डिबेट कर रहे हैं, यहाँ पे अभी अजीत भारती भाई साहब ने कहा कि ये एक सोशल इशू है, पॉलिटिकल इशू बना दिया गया है। बिल्कुल सही बात कही, पर आज हम लोगों को ये भी चर्चा करनी चाहिए, और मेरा ये आप लोगों से भी सवाल है कि इसका सल्यूशन क्या है। जो मैं समझता हूँ, मैं अपनी बात रख देता हूँ, उसके बाद आप लोग अपनी बात रखिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सर ने भी कहा कि हमें उस ओर चलना पड़ेगा कि जहाँ पे हमें फंडामेंटल्स तय करने पड़ेंगे कि अगर एजुकेशन फंडामेंटल है, अगर हमें एजुकेशन देना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन उनको प्रोवाइड करना है, तो एक समय सीमा के अंदर उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। हमें एक ऐसी थीम के साथ आना पड़ेगा कि समाज का ये जो वर्ग है जो आज कट रहा है हमसे, जो आज कन्वर्ट हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा टारगेटेड पे आ रहा है, वो वापस मुख्य धारा में आए। और हम लोग कोई अपनी जो हम सबको आज पता है कि रिजर्वेशन का जो ब्रंट है वो फेस करना पड़ता है, पर उस डिबेट में कहीं ऐसा ना हो कि समाज का ये जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं हमसे कट जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आगे आके, चाहे वो सोशल लेवल पे हो, इसको सोशल प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करें, इसके बारे में सोचना चाहिए। और ज़रूर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये एक आपने कहा इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन दिया गया, पर ऐसा क्यों होता है कि आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रिजर्वेशन के ऊपर बात नहीं करना चाहती है? इसका भी क्या कारण है, ये मैं अजीत भारती भाई से और पंकज जी से पूछना चाहूँगा। अजीत भारती की ही बात हो रही है, बिहार से आते हैं, हम जानते हैं। आपको मालूम है कि इनके फादर टाइटल लगाते हैं सिंह, पर अजीत जिस युग में बड़े हुए तो इनके पिताजी को समझ में आया होगा कि मेरा बेटा सुरक्षित नहीं है सिंह लगाकर, तो नाम भारती लगा दिया। ऐसे बहुत ढेर सारे लोग मुझे बिहार में मिलते हैं जिनका टाइटल ऐसा बना दिया है उनके माँ बाप ने कि बच्चा कम से कम सुरक्षित रहे। एक नवबौद्ध का भी एक केस है अजीत, और ख़ास तौर से बिहार में बहुत है, यूपी में बहुत है। आप देखें, इसको थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। अंबेडकर ने जब बुद्ध धर्म स्वीकार किया 22 प्रतिज्ञाओं के ज़रिए, तो उन्होंने जो गौतम बौद्ध के जो 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ थे, चारों को खारिज कर दिया। गौतम बुद्ध की विचारधारा को, बोधिसत्व की अवधारणा को अंधविश्वास बता दिया, नकारात्मक बता दिया। गौतम बुद्ध की कई हर बात खारिज कर दी। ऐसे में अंबेडकर का जो बुद्धिज़्म था ना वो महायान में गया ना हीनयान में गया, वो नवबौद्ध, एक नई कैटेगरी। याद रखिएगा कि अंबेडकर के बुद्धिज़्म का गौतम बुद्ध से कुछ भी लेना देना नहीं। अब नवबौद्ध जो हुए, नहीं इसको नहीं इस जान लीजिए, इसलिए ना क्योंकि काशीराम जिंदगी भर कहते हैं, अंबेडकर जी अपने जीवन के आखिर 40 दिन में बौद्ध हुए। काशीराम जिंदगी भर कहते रहे मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा, मैं हिंदू धर्म छोड़ दूंगा, पर वो उनकी मृत्यु हो गई, वो नहीं हुई। मायावती आज तक नहीं हुई, सोचिए। चंद्रशेखर रावण आज तक नहीं हुआ। तो लेकिन नवबौद्ध में कन्वर्जन करने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, हम वीपी सिंह उससे मंडल के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक काम और किया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप बुद्ध धर्म स्वीकार कर लेंगे, नवबौद्ध हो जाएंगे, तो आपका आरक्षण समाप्त नहीं होगा। जबकि हकीकत ही अगर आप इस्लाम या क्रिश्चियनिटी स्वीकार करते हैं तो आपका आरक्षण समाप्त हो जाता है। पर उन्होंने आपको, हिंदुओं को तोड़कर बुद्ध बनाने के लिए बाकायदा आपको एक नया लालच दिया, वीपी सिंह ने।
तो ये जो नवबौद्ध का कंसेप्ट है, ये जो यूपी और बिहार को स्वीप कर रहा है और जिसको लेकर सोशल मीडिया पर जंग होती रहती है, जिसके आप बड़े योद्धा भी हैं कि, तो इसको आप कैसे समाज के लिए देख रहे हैं? नवबौद्ध जो अभी विष्णु जी बोल रहे थे ना कि अब ये एक सामाजिक समस्या है और सॉल्यूशन भी समाज से ही आना है, पर जो एक हम विशेष नैरेटिव देखते हैं और इसमें ये नवबौद्ध जो है डिजिटली मैं बता रहा हूँ, अभी भी मुझे नहीं लगता है कि जो इसका धरातली मैनिफेस्टेशन है वो उस व्यापकता के साथ हमारे गांव शहरों में पहुंचा है। अभी आपको वही कि छठ हो रहा है तो भीम छठ मना रहे हैं, एकादशी है तो भीमादशी मना लिया, मतलब हर चीज उनको हिंदुओं वाला ही करना है। राम नाम सत्य है तो भीम नाम सत्य है, मतलब तुम हिंदू ही होना चाह रहे हो लेकिन ये एक लेबलिंग जो है वो चिपकाना चाह रहे हो तुम कि हम जो है वो हम बौद्ध हो गए, और तुम ना तो बौद्ध भगवान बुद्ध के मार्ग पे चल रहे हो, ना अंबेडकर ने जो उससे पहले मतलब उनका जो आरंभिक वांग्मय है वो आप देखो, और बाद में जब वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, जब उनको कांग्रेस पर्पसफुली हराती है और उनको लगता है कि यार मैं तो विश्व का संभवतः सबसे बड़ा आइकॉन हूँ, उनको ये कन्फ्यूजन्स जब होने लगते हैं और जब वो फील करते हैं कि मैं इग्नोर्ड हूँ, मेरे साथ मैं गांधी या नेहरू के स्तर का क्यों नहीं बन पाता हूँ, तब जाकर के वो फ्रस्ट्रेशन में कभी इस्लाम की तरफ आकर्षित होते हैं, कभी फिर मरते मरते जो वो बौद्ध बन जाते हैं। तो जो इनके अभी जो फॉलोअर्स हैं वो पता नहीं, वो नवयान कह लो, नवबौद्ध कह लो, इनको तो और भी कई तरह के नामों से वैसे स्वीकार, मतलब मैं वहाँ से आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि पंजाब में मेरे ऊपर बिना काम के एफआईआर हो गई। हमारे सीजेआई भी बेचारे वो दलित है आज तक, बताओ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आदमी बन गया, बाप 7 बार का तुम्हारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था, गवर्नर रहा 5-5 7-7 साल, और उसके बाद भी तुम ये दलित माथे पे चिपका के चल रहे हो। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य इस देश का। और इस पे आप बोलो तो रैंडम जगह पे रैंडम एफआईआर हो जाते हैं, उसमें 4-5 लाख रुपए आपके चले जाएंगे बिना काम का। खैर, तो जो जिस समस्या की हम बात कर रहे थे नवबौद्ध वाला, ये क्या है कि डिजिटली इन्होंने इतना पुश बैक किया हुआ है कि वो आपसे रहा नहीं जाएगा कि हम रिटेलिएट कैसे नहीं करें। भगवान कृष्ण को जो वो अपशब्द कह देंगे, भगवान राम को लेकर के, और अपशब्दों के बियॉन्ड अब एआई से नग्न तस्वीरें, या एआई से पहले भी नग्न तस्वीरें, आपको शिवलिंग पे कॉन्डोम चढ़ाने की बातें, ये सारी चीज़ें हमने, वो बाय द वे सांसद बन गई हैं जो शिवलिंग के ऊपर वो कॉन्डोम वाला कार्टून बना के डाला था उसने, वो सांसद है टीएमसी की। ऐसे लोग, अब पता नहीं इन हैंडल्स के पीछे कौन लोग हैं, लेकिन इससे सामाजिक वैमनस्यता फैलती है। हम यह अस्वीकार नहीं कर सकते, ठीक है, हमारे लिटरेचर में फाहियान हो गए या मेगास्थनीज आ गए, उन्होंने इसका वर्णन नहीं किया है कि इस तरह का भेदभाव है, या फिर आपके जो चाहे पुराण चले जाओ, इन सब में चले जाओ, तो भेदभाव की भावना कहीं पे है नहीं। ये आपको मुगल काल के बाद मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे स्टैब्लिश होना शुरू हुई, और अंग्रेज़ों ने ये पंडित जी की एक ब्रिटिश हिंदू करके जो हैंडल, उनकी एक किताब है कास्ट के ऊपर, वो कभी पढ़िएगा, बहुत पतली किताब है, उसमें कि कास्ट, इनको लगा कि यार कास्ट शब्द ही उधर से आया, यूरोप से, भारत में था भी नहीं, वो यहाँ पे आए तो उनको ये वर्ण व्यवस्था जो लगी उसके सबसे अधिक करीब एक स्ट्रक्चर लगी, और फिर उनको इन्हें एक्सप्लॉइट करने का एक अवसर मिला कि हम इस तरह से कर सकते हैं। और फिर वहाँ जो भेदभाव जिस तरह के होते थे कि एक कास्ट ग्रुप जो है दूसरे से विवाह तक नहीं करता था, उसको हे मानता था, वो चीज़ें धीरे धीरे इन्फोर्स की जाने लगी। हमने, जैसे मेरी आयु 38 वर्ष है, तो मैंने बचपन में देखा है कास्टिज्म अपने गांव में। मैं एक अपर कास्ट से हूं, और मैंने देखा है कि बुजुर्ग व्यक्ति जो मेरी दादाजी की आयु का है, वो मेरे सामने कुर्सी पे बैठ नहीं सकता, वो नीचे ही बैठता था। ये एक सत्य है, परंतु यह भी एक सत्य है कि आज 38 वर्षों के बाद, या आज से 10 साल पहले मैं बता दूं कि अब उसी कास्ट का व्यक्ति धड़ल्ले से मेरे आंगन में आता है, मेरे ड्राइंग रूम में आता है और बैठता है, मुझे इससे कोई समस्या नहीं। तो समाज ने उसको ऐसा इनेबल किया, और ये इनेबल कैसे हुए, इसमें आरक्षण का बहुत अधिक मुझे नहीं दिखता। मुझे यह दिखता है कि आर्थिक सशक्तिकरण यदि होगा, उनके हाथ में पैसे जाएंगे,
वो आदमी अपने ही कास्ट ग्रुप का सवर्ण बन जाता है। ये आप अपने गांव शहरों में देखोगे कि जो सबसे मान लीजिए कि चमार जाति का है या जाटव समाज जिसको बोलते हैं या डोम है वाल्मीकि या दूसरा हमारे तरफ पासवान को बोला जाता है, उसमें जो व्यक्ति अपने परिश्रम से मान लीजिए ठेकेदारी में मजदूरी से आरंभ किया, फिर उसने 10 लोगों का ग्रुप बनाया, फिर वो ठेके लेने लगा और अभी जो है मेरे घर के बगल में मतलब 3 घर छोड़ के उसका घर है और उसका उस पूरे क्षेत्र में पूरे टोले में सबसे बड़ा घर है, 3-4 फ्लोर की उसने मकान और बहुत अच्छा खर्च करके बनाया। अब वो सवर्णों के साथ बैठता है, अपने जाति के लोगों के साथ उसको समस्या है। तो इट इज नॉट अबाउट कास्ट, ये फाइनेंशियल पावर। वही आप देखोगे घरों में जो घरेलू वायलेंस होते हैं उसमें भी, डोमेस्टिक वायलेंस के भी केसेस में, महिला जिस दिन सशक्त हो जाएगी आर्थिक रूप से, वो अपने बच्चों को उठाएगी लेकर के चल देगी। जिस दिन उसको लग जाएगा कि मैं इन्हें पाल सकती हूँ, एग्जैक्टली वही बात है कि आर्थिक रूप से इनको यदि आप सशक्त करोगे, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। और रिजर्वेशन जो इधर जहाँ जा रहा है, अभी आप देखो ओबीसी का सामान्य वर्ग के लगभग या कई बार क्रॉस कर जा रहा है, उससे अधिक कट ऑफ जा रहा है, तो ये इवेंचुअली इसी तरह से डाई डाउन करेगा। नवबौद्ध वाला इशू ये है कि हमें बहुत ही सेंसिटिव संवेदना के साथ उसको हमें देखना पड़ेगा कि वो हमारे अपने हैं, और हम यदि पुशबैक करेंगे बहुत ज़्यादा तो जो उनको संचालित कर रहे हैं उसका वो राजनीतिक लाभ रैलियों में लेंगे। एक एक आपवादिक घटना को उदाहरण के तौर पे दिखाया जाएगा कि ब्राह्मणों ने जूते से पेशाब पिलाया, खोज करके देखो कुछ और ही इशू होगा। परंतु इस तरह की एट्रोसिटी लिटरेचर कितना सर, मुझे लगता है 70 के दशक में आया, उससे पहले तो कुछ था नहीं, था जातिवाद था, यह एक समस्या है, भेदभाव होता है, यह भी एक समस्या है। परंतु जो आपको ये कमर में झाड़ू और गले में ये हाड़ी वाली बात है ना, इट वाज नॉन एग्जिस्टेंट, ये है ही नहीं, ये कहीं नहीं है। और इसको आपको बताया गया कि आप जो है लोड लेकर के पड़े रहो, और नवबौद्ध उन्हीं सारी बातों को लगातार आपको एक एक, पता नहीं किसने रचा है। और देखो ना, दिलीप मंडल जैसे लोग आके बोल रहे हैं ना कि उसने कई कहानियां पैदा की, और ऐसे लोग दुर्भाग्य से अब सरकार के का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ऐसे रचयिता जो हैं इस एट्रोसिटी लिटरेचर के, जो उसके मानस और रामायण और तरह तरह के वर्जन्स जो उन्होंने अपने क्रिएट किए हैं, इन लोगों के कारण अधिक समस्या हो रही है। मुझे लगता है कि सामाजिक तौर पे इसका सॉल्यूशन आना चाहिए। और आरक्षण का जो सॉल्यूशन विष्णु जी ने पूछा, उसका एक सॉल्यूशन ये है कि आरक्षण को यदि रहना ही है तो ईडब्ल्यूएस की जो क्राइटेरिया है उसको 60% कर दो। आप ईडब्ल्यूएस को खोल करके 60% कर दो, किसी को समस्या नहीं होगी। क्योंकि भारत में 90% लोग या तो गरीब हैं या बहुत गरीब हैं, 10% ही ऐसा है जो संभ्रांत है, या जो मतलब हम और आप 10% भी नहीं, मुझे लगता है 5% लोगों में आते होंगे जो मतलब बिस्लरी की बोतल का पानी पी सकते हैं। 90% जो है वो अभी भी मुझे नहीं लगता है कि एस्पायरिंग मिडिल क्लास के लेवल तक भी पहुंचा है। उसको आप कर दो, किसी को कोई समस्या नहीं होगी, आर्थिक रूप से उसको सक्षम बना। परंतु हाँ, ये हमारे दिमाग से जाना चाहिए कि हम इस जाति में पैदा हुए, इस कारण से हम हैं, हम तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। उसमें स्वाभिमान आना चाहिए व्यक्ति में कि तुमको भी भगवान ने उतना ही माथा दिया, चाहे बुद्ध को मानो, अंबेडकर को मानो, जिसको तुम भगवान मानते हो, मस्तिष्क में उतना ही मगज, उतना ही मस्तिष्क, लेफ्ट और राइट में तुम्हें वही तुम्हारी एनाटॉमी है। एंड टू सक्सीड इन लाइफ, एजुकेशन यदि करना, किताब तुम्हें पढ़ना है। तुम्हें ऐसा नहीं कि दिमाग से हम कहेंगे कि नहीं माथे पे तुम जो है 60 किलो का वजन उठा करके दिखाओ तब मानेंगे कि तुम्हारा मेंटल मसल जो है स्ट्रांग है। नहीं, बुक्स पढ़ना है, और बुक्स कोई भी पढ़ सकता है जिसके पास मस्तिष्क है। ये स्वाभिमान इन जातियों में उत्पन्न करने की आवश्यकता है, और थोड़ा संवेदना के साथ भी डील करने की आवश्यकता है। परंतु मतलब ये कहने में आसान है, मैं स्वयं नहीं कर पाता हूँ। जब मैं देखता हूँ कि मेरे भगवान का अपमान हो रहा है तो मैं माँ बहन जो गाली मुझे आती है मैं देता हूँ, और इसमें मुझे कोई गुरेज भी, बात में कोई अपराध बोध भी नहीं होता है। शांत गदा धीरी। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग ऐसा ना करें। मैं मतलब हम लोग समझदार लोग हैं, मैं कर देता हूँ वो ठीक है, मैं बाद में डिलीट भी कर देता हूँ, लेकिन सबको नहीं करना चाहिए, संवेदना से पेश आना चाहिए। थैंक यू।
मैं अजीत के ट्वीट्स पे भी जाके बीच बीच में लिखता रहता हूँ, शांत गदाधारी भीम शांत। अच्छा, ये जिस दिलीप मंडल की जिस बात का जिक्र कर रहे थे, शायद आप लोगों में से कुछ लोग को ना मालूम हो, सावित्रीबाई फुले के हवाले से दिलीप मंडल ने फातिमा शेख नाम का एक कैरेक्टर बिल्डअप किया, जिस ज़माने में वो भाजपा से जुड़े नहीं थे। सालों साल उस कैरेक्टर को इतना रियल लाइफ बना दिया तो उनके नाम पे जलसे होने लगे। फिर जब उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली और भाजपा सरकार से जुड़ गए तो उन्होंने खुद ही कह दिया पापा शेख, पर कोई कैरेक्टर ही नहीं था, ये मैंने बिल्डअप किया था। अगर आज 21वीं सदी में रियल टाइम में इस तरह के कैरेक्टर और इस तरह के नैरेटिव बेहतर किए जा सकते हैं, तो आप सोच के देखिए पहले क्या हो सकता था। ये कुछ वैसा ही, आप पता नहीं आप में से कितनों ने मिशन इम्पॉसिबल अभी जो डेड रेकनिंग और फाइनल रेकनिंग आए, उसमें जो एनटीटी काम करती है, एनटीटी तो चलिए वो रियल लाइफ में सारा कुछ बदलाव करे, परंतु कहीं ना कहीं दिलीप मंडल जैसे लोग जो है, इनका एक समूह है जो रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर रहा है, पर्पसफुली डिस्टॉर्ट कर। पंकज जी, आपने अभी एक बात कही कि जो बेसंगतियाँ हैं और सबको डिनाई करने से काम नहीं चलेगा, डिनाइल में जाना ठीक नहीं है और जो सच है उसको स्वीकारना चाहिए, लेकिन इसका जो समाधान है वो राजनीतिक ना होकर समाज के अंदर से होगा। तो समाज के अंदर से क्या प्रयास आप देख रहे हैं, हमारे धर्म गुरुओं से क्या प्रयास देख रहे हैं, हमारी धर्म और सामाजिक संस्थाओं से आप क्या प्रयास देख रहे हैं? जी, तो इसमें अगर आप अंग्रेज़ों से पहले के इतिहास में जाएं तो बहुत लंबी श्रृंखला दिखती है समाज के अंदर कैसा काम। मैं आपको मंदिर पे, क्योंकि मैं मंदिर का विद्यार्थी हूँ और उस व्यवस्था का, तो उससे आपको एक उदाहरण देता। तो सोशल वेलफेयर की हम बात करते हैं कि समाज को कुछ वर्ग पिछड़े हुए और उनको समाज को उनको ही सहायता करनी चाहिए, और अब हम ये समझते हैं कि राज्य के द्वारा ही करनी चाहिए। परंतु पहले कैसे होता था, अगर हम ये देखें, राजा भी सहायता करता था, राजा को भी निर्देश थे, परंतु सबसे अधिक जो सहायता होती थी वो धर्म के द्वारा, और उसमें जो इंस्टीट्यूशन जो संस्था थी वह मंदिर का। मंदिर के आसपास क्या होता था कि आप जो भी दान देने जाते थे, जिसके पास जितना है, लाख तो है या 10 रुपये हैं, हम सीधे तो देते ही थे, परंतु मंदिर में हम दान देता है। और मंदिर कैश, काइंड ऑफ सर्विस, 3 रूप से इसका, जिसको हम कहते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करता है। जैसे उस समय तो खन कम किसी ने, एक राजा है, एक वैश्य है, उसने 2 गांव एक मंदिर के साथ अटैच कर दिए कि ये इसका जो अब इसका जो खेती होती है उसका जो प्रोड्यूस है वो मंदिर का है। अब मंदिर ने क्या किया, क्योंकि मंदिर के जो पुजारी हैं या उनका जो कार्यालय में जितने कार्यकर्ता हैं वो सारे तो सारा काम करने में समर्थ नहीं है, तो वे बटाई पर देते थे उन लोगों को जिनके पास भूमि नहीं होगी, और एक ही शर्त उसमें होती थी कि उस भूमि को बेच कर कहीं और नहीं जा सकती। उस भूमि पर वो उत्पादन करें, अपने बच्चों का पालन पोषण करें, उनके बच्चे भी वहाँ रहें, बस वो इकोसिस्टम ना टूटे, वह व्यवस्था ना टूटे, तो आप बेच कर उसको नहीं इधर उधर जा सकते थे। तो इस तरीके से एक पूरी सामाजिक व्यवस्था क्रिएट की थी जिसमें रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है। हमारे शास्त्र राजा से भी बाबा कहते हैं कि शांति के समय में 5 या 7 अथवा 7 या 8 वर्ष में आपको कोष खाली कर देना है, या बस इतना पर्याप्त धन रख के कोष खाली कर देना है। ये मंदिरों का भी ऐसे निर्देश थे, मंदिरों के अंदर भी यह परंपरा है। तो जब वो धर्म को बीच में रख के करते हैं तो इसमें कोई किसी के ऊपर एहसान कर रहा होता है, जो आपका आत्मसम्मान है वो नहीं टूटता है, और आप अधिकार के रूप में नहीं, कर्तव्य के रूप में इसको, जैसे अभी तो रिजर्वेशन आप कितना भी दें, लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि हमारे अधिकार तो इससे भी अधिक थे और हमें तो इससे कम मिल रहा है, या कल पेंशन मिली है कि हमें आज मिली है, या उसको दूसरी जाति को 55 रुपये मिल रहे हैं, हमें 50 मिल रहे, यही बात आई है। परंतु जब कर्तव्य की बात आती है तो ऐसे नैरेटिव नहीं बनती। तो धर्म ये पूरे मॉडल अभी तक हैं। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि आज भी हमारे समाज में जो धर्मपाल जी जो कार्य किया, वर्तमान में ही मैं पूछ रहा हूँ। वर्तमान में आज भी जो है धर्मपाल जी ने भी जो कार्य किया, उनसे जब पूछा क्या कि आपको दान नहीं करते, आपका समाज दान नहीं करता है, तो हम चैरिटी करते हैं, तो हम कन्वर्जन कर देते हैं। तो उन्हें पता था हमारी तरह कि ये बात झूठ है, परंतु उन्होंने क्या किया कि 3 क्षेत्रों में रहे भारत के, और उस समय समाज में क्या हो रहा है उसका अध्ययन करते हुए यह काम किया। तो आज भी ऐसे मंदिर पूरी व्यवस्था है बहुत बड़ी। गोवा एक बहुत बड़ा उदाहरण है, उसके ऊपर हम अध्ययन भी कर रहे हैं, जहाँ पूरी तरह समाज आधारित संचालित मंदिर हैं, जो बहुत सारे फिलैंथ्रोपी जिसको हम कहते हैं, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ओल्ड एज होम, ये सब चला रहे हैं। तो राजेश्वर धाम ने भी एक अस्पताल, तो ये तो अभी जो हमारे संप्रदाय ये तो कर ही रहे हैं। मैं तो उनकी भी बात कर रहा हूँ जो बड़े परंपरा से बहुत पुराने मंदिर हैं। और आप जैसे गोवा में तो, और ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में, दक्षिण में, क्योंकि उत्तर में आक्रमण बहुत हुए हैं, दक्षिण में थोड़ा कम हुआ है, तो उससे आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि मंदिर है, मंदिर के आसपास कल्याणी है,
उसके आसपास एक रिंग, एक घेरा है जिसमें कई सारे समुदाय रहते हैं। वो मंदिर में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, स्कूल है, पाठशाला है, बहुत सब्सिडाइज रेट पर है, 50 रुपये फीस है, आपका उपचार 100 रुपये में हो जाता है। इस तरीके से वो बैठ, तो धर्म को अगर गीलों में रख के धर्मगुरुओं में बहुत सारे धर्मगुरु बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन और भी आवश्यकता है। देखिए, जो अधिक धर्मगुरु जो कार्य कर रहे हैं, मैं कहूँगा, और इसमें कुछ लोग परेशान भी होंगे, परंतु वो है जो आधुनिक नहीं, समसामयिक संप्रदाय, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को अभी कोई झिझक नहीं है ऐसे समुदाय, ऐसे गाँव में जाने के लिए कि आपके मन में जो भी कटुता है, जो मनमुटाव है, आप उसको मिटाइए, हमारे साथ आइए, हिंदू एकता की बात। परंतु जो पारंपरिक जो संप्रदाय है उनमें अभी कमी, वे केवल अपने अंदरूनी मुद्दों में ही अधिक विषयों में लगे हुए हैं। उनको यह आवश्यकता है कि वे स्थानीयता अपना भी कार्य करते रहें। और दूसरा, इसमें एक बार मैंने ये अपने आंखों से देखा है, भगवादारी साहब अगर एक बार सम्मान से किसी एक गांव में जो अपने आप को पिछड़ा समझता है, एक बार अगर वो पहुंच जाए, वो पीढ़ियों का कटुता भुला के उनके चरणों में वो आगा। अगर ये एक बार चाबी आखिर भगवान का सम्मान, ये अभाव 10 की ये तपस्या है, भगवान के सम्मान पर पीठ है गहरा है इस दिख। तो जब वो संप्रदाय आएंगे आगे, तो ये अपने आप समस्या सुलझ जाएगी। जिस प्रकार से जब रामदेव की बात आई, सब समुदाय एक साथ आए, वो जो विरोधी थे उनका पहन की ठिकाना नहीं रहा, वैसा ही इस केस में भी होगा। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि ऐसा होगा। ये जो अभी विवाद हो रहा है उसके कारण हो सकता है कि हमें राजनीतिक सामाजिक समझ हो रहा है, और इस और हम बस यही कर इसी के मैं आप ही की बात में ऐड करूँगा, जो आप कम्युनिटी बेस्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप के जो बातें हैं, वो एक्चुअल में आपको गुजरात जैसी गिरने में देखने को मिलते हैं। कि मान लीजिए कि पटेल समुदाय है, उसी में ऐसा नहीं है कि सब कोई एफ्लुएंट है, तो वो क्या करते हैं कि अपने बिजनेसमैन को बिठा करके बोल देते हैं भाई हमें एक स्कूल की आवश्यकता है, वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। बोले कितना पैसा चाहिए, इतना बना दिया, अब ये बच्चे आएंगे तो इसका स्कॉलरशिप आते हैं। इस तरह से हॉस्पिटल चाहिए, इलाज नहीं हो पा रहा है बढ़िया, तो एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाते हो। तो उनका जो एक धर्मार्थ कार्य होता है वो इस तरह से सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन में जाता है, और ये हर कम्युनिटी वहाँ पे कर रही है अपने लिए। तो कहीं ना कहीं उस मॉडल को भी हम जो है एक तरह से देख सकते हैं। परंतु वही है कि नॉर्थ में जो ट्रेडिशनली पॉवर्टी स्ट्रिकन सोसाइटी रही है, जहाँ पे ब्राह्मण जो सबसे गरीब है, जैसे मैं बिहार की यदि बात करूँ तो ब्राह्मणों से गरीब मतलब कोई नहीं है। और उसके साथ समस्या यह है कि किसी खेत में जाकर तो फसल नहीं काट सकता, क्योंकि हम काटने नहीं देंगे, बोलेंगे हमें तो पाप लगेगा, आपसे हम पैसे कटवाएंगे। तो एक समस्या उनकी वह भी है। और चूंकि हमारे तरफ उस तरह के बिजनेसेस नहीं है जो इस तरह का जो टेम्पल इकोनॉमी कह लीजिए या फिर जो कम्युनिटी बेस्ड इकोनॉमी है उसको हम थ्राइव करवा सकते, तो उस पर भी जिनके हाथ में पैसा है दे कैन ट्राई डूइंग दिस एज वेल। ये पॉलिटिकल रिजर्वेशंस हैं, इसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि अगर ये 10 साल से ज़्यादा चलाने की आवश्यकता पड़ती है तो मैं मानूंगा कि रिजर्वेशन का औचित्य ही असफल हो गया हो। 10 साल वाली चीज़ जो डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद रिस्ट्रिक्ट की थी, उसको आज हम 80 साल से चला रहे, तो दूर दूर तक ये खत्म होता नजर नहीं आ रहा। इसका मैं एक रुपया और आपसे पूछ लेता हूँ, उसी में एक सब क्लॉज, इसी का SC/ST एक्ट को कहा गया था कि बेसिकली ये अनटचेबिलिटी दूर करने के लिए बना है। समय के साथ इसको भी डाइल्यूट होना था, ये अब और रिस्ट्रिक्ट और हार्ड हो रहा है। आपने देखा कि मोदी सरकार ने उसमें 27 प्रोविज़न और जोड़ दिए। तो इन दोनों को लेकर आपका क्या आकलन है? धन्यवाद अनुपम जी। बाबा साहब अम्बेडकर ने जी ने जो बात कही थी, 10 साल पॉलिटिकल रिजर्वेशन, हर 10 साल बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाता है और 10 साल के लिए वो आगे चलता है। इसके पीछे मुख्य वजह है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, जो कि शुरू में हम सभी ने कहा भी कि दूर दूर तक अगर किसी के पास पॉलिटिकल विल है नहीं कि जो आके कहें कि अब इसको रद्द कर दो, ये बात अगर उठनी है तो समाज से उठनी पड़ेगी, जो कि राजनीतिक व्यवस्था को आपने जो मुझे मौका, क्या हो रहा है, आपने जो मुझे मौका दिया इस सत्र में, तो मेरे बोलने का आखिरी मौका होगा, तो मैं 2 बातें कहूँगा। एक सवाल चाहता हूँ कि आपको इसी कार्यक्रम में दूसरी बार कॉन्ट्रैडिक्ट कर रहा हूँ
अंतःकरण से क्षमा चाहता हूँ। तो बाद में दक्षिणा भी दूंगा 100। आपका 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 स्पेशलाइजेशन आप बिल्कुल करें। हाँ, अंबेडकर जी ने बुद्ध के 4 आर्य सत्य नहीं नकारे हैं। जो 22 भाउस हैं उसमें बुद्ध के दिखाए हुए अष्टांग मार्ग पर मैं चलूंगा, ये 2 बार कहा है। अब जो अष्टांग मार्ग है वो 4 आर्य सत्यों में से चौथा है और उसमें पहले 3 आ जाते हैं सभी इंटरप्रिटेशन की बात नो हो नो गई। नहीं, इट इज स्ट्रेट। और 4 आर्य हम सत्य फिर बात कर लेंगे। करेंगे। इंटरप्रिटेशन की बात होगी। नहीं अभी मैं आपसे यही पूछूंगा कि नहीं, तो प्लीज लेट मी कंप्लीट माय थिंग। चर्चा जरूर बाद में करेंगे, पर जो 4 आर्य सत्य है, एक से दूसरा निकलता है, दूसरे से तीसरा निकलता है और तीसरे से चौथा है बुद्ध के दिखाए हुए अष्टांग मार्ग पर मैं चलूँगा। तो मैं जिम्मेदारी मानता हूँ कि जो सत्य है, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, वो सामने रखा जाए। अंबेडकर जी ने भी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की अच्छी तरह से पढ़ाई करके तय किया कि मुसलमान या क्रिश्चियन नहीं होना है। उन्होंने इन दोनों, मैं उनको धर्म भी नहीं कहूँगा, हमारी परिभाषा में धर्म बहुत बड़ा शब्द है, पर ये जो भी हैं, अंबेडकर जी ने इतनी कड़ी टीका उन पर की है कि वो लगता है हम में से भी कोई थोड़े, उसके अलग अलग ग्रंथ है। तो उन्होंने जानबूझ के, एक वक्त था जब उन्होंने डिक्लेयर किया मैं सिख हो जाऊंगा, और फिर बाद में उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाने का तय कर लिया। जो आखिरी और जो मैं चाहता हूँ मेरी तरफ से तो कहना कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, एक तरफ संविधान है, एक तरफ कानून है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो अपना सब काम करता रहेगा, पर मुझे लगता है भारतीय संस्कृति के सामने ये जो मुख्य समस्या है, मुझे लगता है उसका जवाब प्रेम इस शब्द में है। प्रेम से ही समाज को जोड़ा जा सकता है। अगर हम मानते हैं कि हमारा समाज एक रस है और आने वाले दिनों में जो हमारे शत्रु है उनकी भी योजना असफल होनी चाहिए, और वो तो शत्रु असफल होना चाहिए, निगेटिव वाली बात है। भारतीय संस्कृति की आत्मा किसमें है, जो कि एकम सद विप्राह बहुधा वदंती हो, या आज की हमारी चर्चा में भी कई बार जो ये उल्लेख अच्छी तरह से आया है, मैं थोड़ा उसको स्पष्ट का और एक वाक्य में कर रहा हूँ। आप प्राचीन समय में भी देख लो तो ऋषि की कोई जात पात नहीं है। फिर मध्य युग में जब समाज के सामने समस्या खड़ी हुई और इस्लामिक आक्रांता थे जिनके सामने स्टेट्स तो गिर गए, अब समाज को एक साथ रखना था, ये काम मध्ययुगीन संत परंपरा ने किया है। तो कितना हमारा सौभाग्य है कि ये संत सभी तरह की जातियों से भी आते हैं, वो सब एक है। उन्होंने जो अध्यात्म की सीख दी वो सबके लिए एक है, चाहे वो कर्नाटक के बसवण्णा हो या उत्तर भारत और गुजरात और बंगाल में भी जो संत हुए गोविंद चैतन्य महाप्रभु से लेकर के, और महाराष्ट्र में एक दीर्घ संत परंपरा है, उसमें चोखा मेला है महार समाज से, गोरा कुंभार है और महिलाएं भी हैं, और उन्होंने पूरे वो अध्यात्म को विचार को बताते हुए ही समाज को जोड़ने की सीख दी। एक संत ज्ञानेश्वर पर हिंदी में फिल्म बनी थी ब्लैक एंड वाइट के ज़माने में, उसका एक बेहतरीन गाना था, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो मुझे लगता है जात पात पर भी अंतिम और सही उत्तर पूरे समाज को प्रेम से जोड़ने में ही है। हाँ, मेरा प्रश्न तो SC/ST एक्ट पे था, लेकिन मैं अंबेडकर की 5वीं प्रतिज्ञा है कि मैं किसी तरह के नहीं पुनर्जन्म पे यकीन नहीं कर। अब ठीक पॉलिटिकल कंपल्शंस होंगे, आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं पुनर्जन्म के बाद 4 आर्य जन्म पे नहीं, और 4 आर्य सत्य में पुनर्जन्म नहीं। बुद्ध ने कहा था कि बुद्ध का पुनर्जन्म होगा, और उन्होंने कहा कि इसको, अच्छा जहाँ तक आर्य सत्य की बात है, उसके लिए अंबेडकर के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं
flawed and pessimistic. नो आई डोंट व्हाट यू आर रीडिंग 22 में से नंबर 18 पर है 5वें नंबर पे वो कहते हैं कि इस तरह का कोई भी पुनर्जन्म मेरी समझ में अंधविश्वास है और मैं इस पे यकीन नहीं वो नहीं पांच वो ठीक है ना वो पर पुनर्जन्म 4 आर्य सत्य में नहीं है की मूड अवधारणा को ही आज फिर तो दलाई लामा इज अ फ्रॉड। नहीं वो मुद्दा अलग है अनुपम जी घूम रहे हैं अनुपम जी बहुत ही- वो मुद्दा अलग है मैंने सर आपसे सवाल दूसरा किया था SC/ST एक्ट में किया था पर- एक्चुअली मैंने अब जब मैंने 10 साल के पॉलिटिकल रिजर्वेशन पे किया था। मैं उसका जवाब मैंने दिया नहीं दिस इज नॉट द SC प्लेटफॉर्म फॉर टॉकिंग अबाउट अंबेडकर, तो हम लोग पे यहाँ दूसरी चीज no but you brought up the point and you said something which is समथिंग वेरी not at उसका भी जवाब मैंने दिया है एक्ट कब तक चलेगा? या उसका भी जवाब मैंने दिया है। मैंने ये कहते हुए शुरुआत की कि कानून संविधान सुप्रीम कोर्ट अपनी अपनी जगह पे होगा, उसके लिए जो करना है होगा, अंतिम उत्तर इस प्रेम में है। तो चलिए और आप विष्णु जो जी पे पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं वो 4 आर्य सत्यों में नहीं आती है। मैं दोहरा रहा हूँ कि 4 आर्य सत्यों की बात अम्बेडकर जी ने पेसिमिस्टिक इज व्हाट ही सेड। हाँ प्लीज आगे चल रहे 2 जगह पे उन्होंने अष्टांग मार्ग की बात की है, मैं उस पर चलूंगा, और बुद्ध की प्रेम और करुणा की भाषा इसके 22 में उल्लेख है। वो क्षमा चाहता हूँ कि अगर आप यू फील ऑफेंडेड एटसेट्रा आई एम नॉट ऑफेंडेड बट एट ऑल आई थॉट बट आई फर्मली बिलीव कि अंबेडकर्स बुद्धिज्म हैज नथिंग टू डू विद गौतम बुद्ध। that we will discuss again later on. I mean, no, that we will discuss. के बुद्ध का गौतम बुद्ध से कुछ लेना देना नहीं। तालियां बजाने वालों के साथ भी जितना चाहे मैं चर्चा करूंगा, अगर वो मुद्दा है तो उसकी भी शांति से सर की अलग अप- से हम चर्चा करेंगे। सर की अपनी पॉलिटिकल कंपल्शंस होंगे। नहीं मैं कहाँ पॉलिटिक्स में हूँ, कोई पॉलिटिकल कंपल्शन नहीं नो सर आगे कल क्या 5 मिनट बाकी है। वी गॉट ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट। the point I'm stating, if you call it my political you are demeaning me, you are demeaning my point. Now And you're taking so, offense. no, I'm it is sorry. not at all. No, there is no you are question of taking political offense, I'm compulsion. मैं राजनीति में नहीं हूँ. If you are taking There is offense, no I'm sorry. question of political compulsion. विष्णु जी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 4 ऐसे सर्विसेज होती हैं। क्लास 4 में हमने देखा है कि व्यक्ति चपरासी होता है, झाड़ू लगाता है, चाय पिलाता है, और क्लास 4 में हमने देखा है बहुत ढेर सारे ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, वैश्य हैं, तथाकथित सवर्ण हैं। तो ये तो वर्ण व्यवस्था को ही डिफाइन कर रहा है मेरी समझ में। एग्जैक्टली आपने बड़ी अच्छी बात कही। और अभी आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो सर्विसेज हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डेली वेजर्स होते हैं, क्लास 4 की जॉब्स करते हैं, क्लास 3 करते हैं, क्लास 2 करते हैं, क्लास 1 करते हैं। तो आज जब आप हमारे वर्ण व्यवस्था को क्रिटिसाइज़ करते हैं और उस समय आप कहते हैं कि ऐसा आपने किया जिसकी वजह से अनटचेबिलिटी का उत्पन्न हो गया, तो मैं उसके उत्तर में बताना चाहता हूं कि आज की डेट में जो हम लोग वर्ण व्यवस्था को जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, मेरा उनसे प्रश्न है कि आज जो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 है, ये क्या है? ये सीधे सीधे आप क्लास 4 अगर आप किसी को दे रहे हैं तो उसको क्लास 4 नाम क्यों दे रहे हैं? फिर उस क्लास 4 वाले को भी रिजर्वेशन दीजिए कि उसने इतने दिन तक क्लास 4 में काम किया और फिर उसको आप क्लास 1 ऑफिसर बनाइए। वो नया दलित हो गया। वो आज की डेट का दलित है, SC ST OBC है। तो बात यही है, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ इसको कि हम सारे लोगों को मिलकर एक ऐसी पॉलिसी का निर्माण करना पड़ेगा, एक ऐसे समाज की संरचना के बारे में सोचना पड़ेगा जहाँ पे जो लोग वंचित रहे हैं, जो लोग दलित रहे हैं, पिछड़े रहे हैं, उनको हम पूर्णतः मेन स्ट्रीम में ला पाएँ। मैं एक उदाहरण के तौर पे अपनी बात को समाप्त करूँगा। एक आपको याद होगा हमारे मोहनलालगंज से एक सांसद आते हैं, कौशल किशोर, और वो पासी समाज से आते हैं और मेरे पिताजी के काफ़ी घनिष्ठ मित्र भी रहे। और जैसे आज यहाँ पे चर्चा हो रही है, बहुत दिन तक मेरे पिताजी की उनकी चर्चा होती थी और मैं भी उस चर्चा को सुनता रहता था। वो बाद में केंद्र में मंत्री बने, अर्बन डेवलपमेंट के मंत्री बने, अभी नहीं है। तो जब चर्चा होती थी तो वो अपनी जो ताड़ना प्रताड़ना है, जो उनको भेदभाव झेलना पड़ा, वो बताते थे। और मेरी बात को उस तरह से लीजिएगा जो पंकज भाई ने बात कही, और मेरे पिताजी ने भी उनको बहुत समझाया कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो अंधकार का रास्ता है। और जब वो कौशल किशोर भी अपनी बात करते तो उनका नाम पहले कुछ और था, फिर उन्होंने अपना नाम कौशल किशोर कर लिया कि मैं अपनी को आज से पासी समाज के आने के बाद भी कि मैं अपने नाम से ऐसा करूँगा कि मेरी जाति कभी डिस्क्लोज ना हो।
और बातों बातों में उन्होंने बताया कि पारसी समाज वो समाज है कि जब मुस्लिम समाज के लोग उस समय मुगल काल में आक्रमण करने या उनकी आबरू को लूटने के लिए आते थे, तो जो सुअर के खून का आलता है वो उनकी महिलाएं अपने पैर में लगा लेती थी कि उनको टच ना कर पाए। तो इस तरह से हमारे यहाँ समाज ने रेजिस्टेंस दिखाई है। और जो पंकज भाई ने बात कही वो बिल्कुल सही बात है कि अगर आज कोई जो दिव्य व्यक्ति है, जो शिक्षित व्यक्ति है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, अगर आज वो उनको जाके उनको गले लगाता है तो ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि वो मेन स्ट्रीम में आने को तैयार है और फिर उनसे बड़ा हिंदू समाज के लिए, सनातन समाज के लिए काम करने वाला व्यक्ति भी नहीं मिलेगा। समय खत्म हो रहा है, लेकिन छोटे छोटे अजीज चीज़ पंकज जी से ले लेते हैं। लेकिन चूंकि अभी विष्णु जी ने अपने पिताजी का जिक्र किया तो एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं। हमारे यहाँ प्रयागराज में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपना बलिदान दिया था, और वहाँ पे समय के साथ धीरे धीरे एक मस्जिद और 42 मज़ारें खड़ी हो गई। चलना फिरना मुश्किल हो गया। मैंने जैन साहब को इलाहाबाद आए थे तो मैंने उनको दिखाया ले जाके, और फिर हम लोगों ने हाई कोर्ट में रिट किया, और कोविड के दौरान उन्होंने चीफ जस्टिस के कोर्ट से आदेश लेके एक रात में हमने 42 मज़ार और एक मस्जिद तोड़ डाली। दैट इज़ हरिशंकर जलसा। अजीत भाई, समय ख़त्म हो रहा है तो एक शॉर्ट में आपके यहाँ ये जो अभी जातिगत जनगणना हुई थी जिसके आधार पे बात हो रही थी कि साहब 50% से ज़्यादा आरक्षण होना चाहिए, तो इसमें कुछ तमाम चीज़ें ऐसी आ गई कि लोग कहते हैं फिर तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना का नाम ही लेना छोड़ दिया। तो उनको रियलिटी पता चली होगी ना कि वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हो सकता है उस तरह के परसेंटेजेस जो है वो नहीं आए होंगे, अदरवाइज और कोई है नहीं। और दूसरी बात ये है ना कि तेजस्वी जिस कास्ट से आता है यादव, उसकी लैंड होल्डिंग इतनी अधिक है बिहार में, मतलब 2 लोगों के पास बिहार में भूमि है, एक भूमिहार, वो तो नदी नाला सरकार का, बाकी सब भूमिहार का ये कहा जाता है, वो मेरी कास्ट है तो यादवों से हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब भूमिहारों में क्या है कि वो पढ़ाने लिखाने के चक्कर में उन्होंने मतलब जो बड़ी जोत के किसान थे 100 बीघा 200 बीघा वाले, अब 2-3 पीढ़ी में आते आते वो 5 और 2 बीघे पे आ गए हैं। यादवों में अभी भी लैंड होल्डिंग बहुत अच्छी खासी है, और इसी कारण से अभी वो बोल रहा था कि 9th शेड्यूल में डाला जाना चाहिए। वो अचानक से वो बात करना छोड़ चुका है, वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात जब कर रहा है। तो ये सब मतलब राजनीति ऊपर एक अलग लेयर पे चलती है जिसके बारे में अलग अलग तरह की बातें नेता करते रहेंगे, और वो एक्चुअल में प्रैक्टिस नहीं करते वही सारी बातें। उन जाति समूहों में जाकर के अगर वो इस तरह से बोलने लगे कि यादव के पास इतनी ज़मीन है तुम्हारा, हम बांट करके मान लीजिए धानु को या डोम को या दुसाद को दे देंगे, हो गए उनकी राजनीति से, उनको जूते से मारेगा वहीं पे। तो और एक और मेरा रेडिकल सॉल्यूशन है रिजर्वेशन को लेकर के, वो भी मैं मतलब तुरंत दे ही देना चाहता हूँ। ये मैंने कई बार कहा है, लाइव ऑडियंस का भी मैं रिएक्शन जानना चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं ना कि यार हमारे साथ IITs में हम 70% ड्रॉप आउट रेशियो इस कारण से है क्योंकि टीचर जानता है कि मैं फलाने कास्ट का हूँ और मुझे फेल कर देता है, यही रीज़न देते हैं। वो बोलते हैं कि IIT तो मेहनत से पहुँचे जबकि 30 नंबर लाख पहुँचे, लेकिन वहाँ पे फिर कहते हैं कि वहाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, अब सवर्ण प्रोफेसर मुझे बढ़ाता। मैं कह रहा हूँ अब नरेंद्र मोदी या जो भी आगे कोई भी IIT खोले तो वो 2-2 के उसमें खोले, 2, 4, 6 ऐसे करके आधा कर दो कि उसका पूरा टीचिंग स्टाफ, जेनिटर, सफाई कर्मचारी सब जो है केवल उन्हीं रिजर्व क्लासेस से ही होगा, ताकि उनके साथ भेदभाव नहीं है। और बाकी आप छोड़ दो, 50% रिजर्वेशन है और 10% हम अपने वाले में EWS को भी दे देंगे। ऐसे कर दो भाई, उनको पढ़ाने दो, बोलो कि फिर तुम एंटरप्रेन्योर बनो, तुम CEO बन जाओ। राहुल गांधी को CEO भी बनाना है दलितों को बहुत ज़्यादा, अब इसी माध्यम से बन सकते हैं ना, और कोई दूसरा तरीका नहीं दिखता। होता तो 70 वर्षों में ऐसे लोग CEO बन चुके होते, और मैं कह रहा हूँ कि ऐसे होंगे, वो अपना कास्ट कार्ड कभी नहीं खेलते, क्योंकि वो जानते हैं परिश्रम का महत्व क्या है। उनकी जाति ने उनको वहाँ नहीं पहुँचाया है, उनके मस्तिष्क ने, उनके कार्य ने, उनके परिश्रम ने उनको वहाँ पे एस्टेब्लिश किया है जहाँ पे भी है। तो आपको इस तरह के लोग कभी भी विक्टिम कार्ड खेलते नहीं दिखेंगे। उनके बिहाफ पे राहुल गांधी विक्टिम कार्ड खेल लेता। पंकज जी, आपसे बहुत नटशेल में
ये जो एक नई परंपरा शुरू हुई है और ख़ास तौर से तमिलनाडु से शुरू हुई है, जहाँ पर दलित और ओबीसीज को स्पेशली मंदिरों का पुजारी बना, आपको लगता है इससे समस्या हल हो जाएगी? जी, उसमें कई सारे सुझाव हैं। एक सुझाव ऐसा है कि एक सेंट्रलाइज एग्ज़ाम जैसे आईएएस आईपीएस का होता है, आप एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम में आप पास करिए और आप जाके पुजारी बन जाइए। तो मेरा तो उसका एक ही उत्तर है, जब आप आईएएस आईपीएस और मेडिकल एग्जामिनेशन में चोरी नहीं रोक पा रहे, तो क्या गारंटी है कि आप इसमें चोरी रोक के और बहुत अच्छे से अगर परीक्षा से कोई बन के पुजारी बन भी सकता है तो आप ऐसा कर पाएंगे। इसका अर्थ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो समुदाय अभी या कम पुजारी हैं जो नहीं बन सकते वो ऐसा नहीं होता, परंतु हमारे समाज के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं हैं। जब कोई नई जाति या समुदाय का व्यक्ति पुजारी बनता है तो केवल वो व्यक्ति नहीं बनता, उसका पूरा कुल कुनबा जो है वो इस ओर आता है। और ऐसा बहुत सारे हमारे राज्यों में उदाहरण है, 50% से ऊपर ब्राह्मण पुजारी नहीं है। आप गुजरात में मैं बहुत वर्ष रहा। जी बस जी Tamil Nadu, out of 42,000 temples, only 6,000 temples जी run by Brahmin. जी All the others are by. जी तो गुजरात में भी आप देखें 80% से अधिक जो गांव में जो मंदिर हैं उनमें जो पुजारी हैं वे ब्राह्मण नहीं हैं। किसी समय वो नहीं हुआ करते थे, बाद में वो हुए। उसका एक सामाजिक प्रोसेस है, वो प्रोसेस का हम अध्ययन करें, वो आज भी होता है, उस प्रोसेस को हम अधिक करें। उसमें एक कमी हमारे समाज से ये होती है कि कुछ पारंपरिक ऑर्थोडॉक्स संप्रदाय में भी लोग हैं, वो कहते हैं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। वो अपना इतिहास ही नहीं जानते हैं कि ऐसा बारंबार होता रहा है। परंतु ये राज्य के द्वारा नहीं होगा, ये सेंट्रलाइज एग्जाम के द्वारा नहीं होगा। अगर वो नई, क्योंकि ऐसी भी समस्या है कि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिसमें पारंपरिक परिवार से मंदिर के पुजारी बचे ही नहीं हैं, या वो ये करना नहीं चाहते, वो पढ़ लिख गए हैं, वो विदेश जाना चाहते हैं, वे मंदिर खाली हैं और उनको सरकार टेक ओवर करती है। तो इस समस्या का समाधान अगर समाज ने नहीं किया तो राजनीति करेगी, और राजनीति जिस प्रकार से करती है उसी प्रकार से करेगी। एक चलते चलते मैं ख्याल है कि आप लाइव ऑडियंस की बात कर रहे थे अजीत भाई, सब जानना चाहेंगे बिहार में कौन जीत रहा है? बिहार में तो अभी थोड़ी कांटे की टक्कर टाइप की चल रही है। हम एक एआई मॉडल भी रन कर रहे हैं और लगभग 70 लाख लोगों का ये मानना है कि अभी तक आज की परिस्थिति में बता रहा हूँ कि 115 ईच तो आएगी। उसके बाद अब कितना, मतलब कौन सा ग्रुप जा, दोनों गठबंधन को 115 कम से कम बोल रहा है, एआई बोल रहा है। मतलब मैं अभी उस पर रिलाई कर रहा हूँ और ग्राउंड पे भी इसी तरह का है कि ठीक है 115 ने 110 आएगा, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी 70-30 और 60-40 काइंड ऑफ। ये 50-50 55-45 टाइप का ये ना सिचुएशन मैं है। बिहार से हूँ, ना मैं बिहार गया चुनाव के दौरान, ना मेरे पास एआई मॉडल है, पर मुझे लगता है कि ये एक 60-40 गेम होगा और तेजस्वी को बड़ी मात होगी। और मैं क्या जानता हूँ कि अजीत भी चाहेंगे कि वो गलत साबित हो, उमर सही साबित हो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपको, आधी बात ही मैंने कही कि हम जो रन कर रहे हैं वो मॉडल, तो ये एनडीए को एज दे रहा है। 60% चांसेस है, संभावना है कि एनडीए ही जीतेगी और दूसरे के जीतने के चांसेस नहीं है। अनुपम जी, सीट अब कितना छोटी सी बात, हो 2-3 सकता वाक्य है। जो आखिर में मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण है वो मुद्दा। एक केरल के महान संत हुए श्री नारायण गुरु जी, वो खुद दलित समाज से थे, एड़वा समाज से। उन्होंने एक मंदिर प्रवेश का आंदोलन किया और फिर ऐसे मंदिर की संकल्पना की, उन्होंने कहा कि हम यहाँ सभी को समान स्थान देंगे। मुझे लगता है जो सनातन में जो परिवर्तनशीलता है उसकी ये बहुत अच्छी मिसाल है। अब रास्ता दिखाया उन्होंने अच्छा सा। या मध्य युग में जो असम में संत शंकरदेव हुए, उन्होंने भी ये जातिगत भावनाओं को देखते हुए घर नाम के मंदिर की संकल्पना की कि जिसको चारों तरफ से रास्ता होगा। गुरु गोविंद सिंह जी के साहित्य में ये हमको दिखता भी है। तो मुझे लगता है रास्ता ये है। आखिरी जो उदाहरण मैं कह रहा हूँ, महाराष्ट्र का जो सबसे मुख्य तीर्थ है पंढरपुर, और जहाँ विट्ठल माना जाता है सभी का देव है, तो सदियों से वहाँ पुजारी मात्र ब्राह्मण ही हुआ करते थे। लेकिन अब 10 से ज़्यादा साल हुए कि महाराष्ट्र ने उस मंदिर के पुजारी किस तरह से चुने जाएंगे उसकी व्यवस्था तय कर ली। उसमें है कि उनको संतों का विचारों का अध्ययन होना चाहिए जो कि धारा वेदों से मिलती है। उसका अपना जीवन शुद्ध और चरित्रशील चाहिए
ऐसे स्त्री पुरुषों को फिर विठल मंदिर के पुजारी बनाए गए। मुझे लगता है कि इसमें रास्ता है आगे वाला। तो इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त। आप सब लोगों का हेल्पपूर्वक सुनने के लिए बहुत